हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कितने लोग आ गए हैं? यस गुरसाज, वेरी गुड इवनिंग। सेकंड हाफ में कहाँ था गुरसाज कल? यस प्राची, वेरी गुड इवनिंग बेटा। दर्शन, वेरी गुड इवनिंग। रिजिल, वेरी गुड इवनिंग। ऑनलाइन था, ओके। काव्या, वेरी गुड इवनिंग। राजेश, वेरी गुड इवनिंग। कंफ्यूजन हो रहा है, किस में हो रहा है कंफ्यूजन? कर्शन, बताओ कंफ्यूजन किस में हो रहा है? बताओ 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 बताओ। WSM क्या होता है? WSM मेथड होता है, वर्किंग स्ट्रेस मेथड। ओके, इसका पूरा नाम होता है वर्किंग स्ट्रेस मेथड। अभी पढ़ाया ही कहाँ है ये? अभी तो सिर्फ इसके बारे में बात की थी थोड़ी बहुत, अभी तो करेंगे इसको। ठीक है, और कुछ अभी बात ही नहीं की इसके बारे में तो। अभी तो शुरू करेंगे बेटा, अभी शुरू किया कहाँ है वर्किंग स्ट्रेस को? अभी वर्किंग स्ट्रेस लिमिट स्टेट में अंतर देखेंगे, उसके बाद ही कहानी को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है। हेलो लता, कैसे हो बेटा? यस, वेरी गुड इवनिंग अपूर्वा। एफसीके का मतलब क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। एफसीके का मतलब कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, एफसीके। श्याम, वेरी गुड इवनिंग। कल का मिस किया था, आज का कुछ रिलेटेड तो नहीं है? बहुत सारा रिलेटेड है लता, बहुत सारा पूरा ही रिलेटेड है। अगर इसमें आप कुछ भी छोड़ते जाओगे तो फिर दिक्कत होगा, ठीक है? अगर इसमें आप कुछ भी छोड़ते गए तो। और बताओ। आपका वीडियो नहीं आ रहा है, आएगा बेटा आएगा। आएगा, अभी चालू ही कहाँ किया है, आएगा। उमंग, वेरी गुड इवनिंग। प्राची सर, अभी तो बस अजम्पशन ही किए थे ना डब्ल्यूएसएम की? हाँ, बस अभी तो अजम्पशन ही किए हैं। अजम्पशन करने के बाद अब शुरू करेंगे आज से कहानी पूरी की पूरी। अभी तो बस अजम्पशन ही शुरू किए थे, पर अजम्पशन भी बहुत है WSM का। सिग्मा सीबी सिग्मा एसटी के बारे में पूरी बात कर चुके हैं हम लोग, तो इसके बारे में अब आगे थोड़ी ना बात होगी, ये जितनी हो चुकी हो गई बात। अब आज कुछ बात नहीं होगी, आज सीधा आगे बढ़ेंगे हम लोग, जहां से कल छोड़ा था उसके आगे बढ़ेंगे बिल्कुल। तो बच्चे और आ जाएं तो फिर शुरू करते हैं। आज किसका मैच है? हम्म आज कौन कौन सी टीम का मैच है? बालाजी सर, वेरी गुड इवनिंग। नहीं आइडिया है, अच्छा प्राची, ऐसा क्या? हाँ बेटा, किस किस का मैच है आज? बताएं उमंग, बताओ बताओ बताओ। श्याम, किसका मैच है बेटा आज? कौरवो लड़वो जीत वो रहे हैं, कोलकाता। वेरी गुड रिजिल, करशन, वेरी गुड। तुम लोग मैच ही देखो, मैच ही देख लो पहले तुम लोग ना, पूरा मैच ही देख लो। पढ़ाई वढ़ाई छोड़ो। अच्छा, सुबह हाईलाइट देखने में भी टाइम खराब करता है, वाह यार। आधा घंटा भी नहीं होता उसमें? अच्छा बेटा, 15 मिनट भी होता होगा तो भी 15 मिनट बहुत है हमारे लिए। मैच क्या होता है? ओके, KKR, आरिज अख्तर, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो कल का थोड़ा सा रिवाइज कर लें, जब तो सब आ रहे हैं कल का थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, आइए। कल हमने कहाँ से शुरुआत की थी? हमने शुरुआत की थी कि स्टील को क्यों लेते हैं कंक्रीट को, कंक्रीट के अंदर क्यों रिइंफोर्सिंग मटेरियल को लेते हैं, ताकि दोनों का कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन सेम रहे। ओके, ताकि दोनों का थर्मल एक्सपांशन सेम रहे, अल्फा ऑफ स्टील इज नियरली इक्वल्स टू अल्फा ऑफ कंक्रीट। चलो एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात हमने कल की थी कि भैया, एक तो पहला पॉइंट ये हो गया कि लोड क्या होता है। तो लोड में हमने दो टाइप के लोड की बात की थी, कैरेक्टरिस्टिक लोड की बात की थी। कैरेक्टरिस्टिक लोड ये वो लोड होता है जो एक्चुअल में हमारे स्ट्रक्चर पे आ रहा होता है, और अब हमें क्या करना है, डिजाइन लोड बनाना पड़ता है। डिजाइन लोड कि भैया स्ट्रक्चर को कितने लोड के लिए डिजाइन किया जाए।
तो कैरेक्टरिस्टिक लोड में क्या होता है, 5% चांसेस होते हैं कि इसके ऊपर मटेरियल फेल हो जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, डिजाइन लोड को इस तरह से डिजाइन करते हैं कि कभी भी इतना लोड जीवन भर में आ ही ना पाए स्ट्रक्चर के ऊपर। तो क्या करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक लोड को एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। अब बात आती है सर फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितनी कितनी होती है, तो मैंने बताया था आपको कि अगर आप डब्ल्यूएसएम में काम कर रहे हैं, डब्ल्यूएसएम में, तो डब्ल्यूएसएम में डिजाइन लोड बराबर हो जाता है कैरेक्टरिस्टिक लोड के, ये अपन बात कर चुके थे, ठीक है। और अगर आप बात करें किसकी, एलएसएम की, तो एलएसएम में फैक्टर ऑफ सेफ्टी का मल्टीप्लिकेशन होता है यहाँ पे। तो डिजाइन लोड जब भी आप निकालोगे तो वहां पे एक फैक्टर होता है 1.5 का, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं कैरेक्टरिस्टिक लोड में, तो आपका क्या निकल के आ जाता है बेटा, डिजाइन लोड, ठीक है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी मल्टीप्लाई करते हैं 1.5 का। तो ये हो गया लिमिट स्टेट मेथड में। अब आते हैं सर, आपने कुछ और भी बताया था स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ के बारे में। हाँ, स्ट्रेंथ बताई थी मैंने कि एक होती है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या होती है, अगर कंक्रीट की बात की जाए तो 28 डेज में जब क्यूब को तोड़ते हैं तो जो स्ट्रेंथ मिलती है तो कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बोलते हैं, और उसको डिनोट करते हैं एफसीके से। या फिर अगर स्टील का माइल्ड स्टील कर्व बना रहे हैं हम लोग, माइल्ड स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बना रहे हैं, तो जो यील्ड स्ट्रेस आती है ना एफ वाई, उसको हम लोग कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कहते हैं। अब अगर इस पर डिजाइन करते तो देयर इज चांसेस ऑफ 5% फेलियर ऑफ द मटेरियल, ओके। तो अगर 5% मटेरियल के फेलियर के चांसेस, हम क्या बोलते हैं कि भैया और कम कर देते हैं स्ट्रेंथ को। तो अगर और कम कर देते तो डिजाइन स्ट्रेंथ की बात आती है, डिजाइन स्ट्रेंथ की। तो डिजाइन स्ट्रेंथ के लिए क्या करना पड़ेगा, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को थोड़ा कम करना पड़ता है। तो क्या करते हैं हम लोग, इसको फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर देते हैं, ठीक। फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर देते हैं। फैक्टर ऑफ सेफ्टी डिवाइड करते तो क्या हो जाता है, एफ सी के डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी, या फिर एफ वाई डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अब बात आती है सर डब्ल्यूएसएम में क्या फैक्टर ऑफ सेफ्टी देते हैं, तो अगर डब्ल्यूएसएम की कहानी चल रही है और अगर स्टील है तो स्टील के लिए जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेते हैं यहाँ पे वो लेते हैं 1.8 की, और अगर कंक्रीट है डब्ल्यूएसएम में तो यहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी 3 की चलती है। यही चीज मैंने बताई थी, अगर एलएसएम में है, अगर एलएसएम में है तो स्टील के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.15 की चलती है, कंक्रीट के लिए 1.5 की चलती है, ठीक। ये बात कल तक हमारी हो गई थी। उमंग बोलता सर डिजाइन स्ट्रेंथ यील्ड स्ट्रेंथ से कम होगी ना, बिल्कुल कम होगी। कल ही बताया, मैं पूरी कहानी के लिए इस पे पूरी पीएचडी कर दी थी अपन ने कि डिजाइन स्ट्रेंथ को हमेशा कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ से कम रखना पड़ेगा। कल पूरी कहानी की हुई है इस पे, कल पूरा पीएचडी हमने किया था इसी पे, सिर्फ इसी चीज पे, ठीक है। अब इतनी कहानी होने के बाद सर फिर क्या हुआ था आगे, फिर इसके बाद क्या हुआ था, इसके बाद अजम्पशंस आए थे। अजम्पशन में हमने पहला अजम्पशन हुआ था प्लेन सेक्शन रिमेन्स प्लेन बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग, तो पहला अजम्पशन तो ये हो गया। दूसरा अजम्पशन हमने कहा था ऑल द टेंसाइल स्ट्रेसेस आर टेकन बाय द स्टील ओनली नन बाय कंक्रीट, यानी पूरी की पूरी टेंसाइल स्ट्रेस सिर्फ और सिर्फ स्टील लेगा, कोई भी कंक्रीट लेगा नहीं। तीसरा अपन ने बोला था स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप जो है कंक्रीट और स्टील का वो लीनियर होता है, पर एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। चौथा हमने बोला था कि अगर 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 क्या बोला था, अगर अगर आपको स्टील को इन टर्म्स ऑफ कंक्रीट या कंक्रीट को इन टर्म्स ऑफ स्टील कन्वर्ट करना होता है तो यहाँ पे अपन यूज करते हैं मॉड्यूलर रेशियो का, जिसका फॉर्मूला होता है 280/3 सिग्मा सीबीसी, और इट विल बी इक्वल्स टू ES/EC। नाउ ES/EC को थोड़ा सा और मॉडिफाई किया था तो सिग्मा S/सिग्मा सी मिल गया था हमको, अगर याद आ रहा हो तो आप लोगों को, ठीक है। यस खुशबू झा, वेरी गुड इवनिंग। यस प्राची, करेक्ट बेटा, ठीक है। तो कल यहाँ तक पढ़ लिया था क्या, बताओ, बोलो बच्चों, मन के सच्चों। ओके, चलो अब यहाँ तक कल पढ़ लिया है अपन ने, अभी टाइम पास करने का कोई मतलब नहीं है। आइए कुछ काम करते हैं, आइए आओ बच्चों कुछ काम करें, कुछ सेक्शन वेक्शन बनाए दो चार, जरा खेलने बच्चों जैसे, आओ। देखिएगा बच्चों, इधर देखिएगा, ये स्टील है और ये कंक्रीट है। वाह सर, कुछ नया बताया आपने, स्टील और कंक्रीट, हाँ, समथिंग लाइक न्यू। नाउ यहाँ पे हमने बोला कि ये लोड लग रहा है P, तो ये लोड कौन कौन बियर कर रहा होगा बेटा, बताइए, ये लोड बियर कौन कौन कर रहा होगा, हम्म, बोलो, कौन कौन लोग इसको बियर कर रहे होंगे। यस, क्वेश्चन समझ में आया, ये लोड पी का लग रहा है पूरे के पूरे एक स्ट्रक्चर पे,
ये कौन कौन बियर कर रहा होगा, स्टील कंक्रीट दोनों या कोई एक, बताओ। स्टील एंड कंक्रीट दोनों कर रहे होंगे, तो हम लोग बोलते हैं आइए, ठीक है, स्टील एंड कंक्रीट, ओके। नहीं चंद्रानी, स्टील मैक्सिमम, कंक्रीट मिनिमम, किसने बोला ये, तुम्हें कौन ने बता दिया ये, ऐसा कौन बोलता है, कोई नहीं। तो आओ, हमने बोला जो भी लोड था वो स्टील एंड कंक्रीट ने बराबर बराबर किया, बराबर बराबर, ठीक है। क्यों बराबर बराबर बोला मैंने, जरा सुनना। स्टील की डेंसिटी होती है कितनी, 7850 केजी पर मीटर क्यूब की, और कंक्रीट की डेंसिटी कितनी होती है, 2500 केजी पर मीटर क्यूब की। यानी 1 मीटर क्यूब में लोड झेलने की क्षमता कंक्रीट में ज्यादा है या स्टील में ज्यादा है, बताइए। स्टील में। तो ये कह सकते हैं कि स्टील का छोटा सा भी सेक्शन बहुत ज्यादा लोड केपेबल, बहुत ज्यादा लोड बियर कर सकता है एज कम्पेयर टू कंक्रीट के बड़े सेक्शन के मुकाबले। करेक्ट है या गलत है, बताइए। कि स्टील का छोटा सा भी सेक्शन कंक्रीट के बहुत बड़े सेक्शन के मुकाबले लोड उतना ही कैरी कर सकता है, बताइए सही है कि नहीं। ठीक है, इसीलिए स्टील कम दिया है और कंक्रीट ज्यादा दिया है लोड को बियर करने के लिए। अब मेरे ख्याल से आप लोगों को पता होगा, थोड़ा बहुत आपने सोम वोम पढ़ा होगा, लोड को अगर स्ट्रेस के टर्म्स में लिखना हो तो कैसे लिखते हैं, लोड को अगर स्ट्रेस के टर्म्स में लिखना हो तो बताओ, बोलो बच्चों, बोलो बोलो। स्ट्रेस इनटू एरिया, वेरी गुड। तो स्ट्रेस इन स्टील इनटू एरिया ऑफ स्टील प्लस स्ट्रेस इन कंक्रीट इनटू एरिया ऑफ कंक्रीट, क्या ये सही लिखा है मैंने, बताइए बताइए। हाँ खुशबू सही बेटा, ठीक है, इसको बोलते हैं पहली इक्वेशन। आइए, अब मैं एक काम करना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ से ना पूरे के पूरे को मैं यहाँ पे कंक्रीट का सेक्शन बनाना चाह रहा हूँ, पूरा इक्विवेलेंट कंक्रीट सेक्शन बनाना चाह रहा हूँ। उसने हमें एक कंपोजिट सेक्शन दिया था, क्या मिक्स फॉर्म में था। अब मैं पूरे को एक होमोजेनियस सेक्शन में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ कंक्रीट के टर्म्स में। तो मैं बोलता हूँ फॉर इक्विवेलेंट कंक्रीट सेक्शन, जरा ध्यान से देखिएगा बेटा, है ना, फॉर इक्विवेलेंट कंक्रीट सेक्शन। चलिए, अगर इक्विवेलेंट कंक्रीट सेक्शन देखना है ना, तो एक काम करो, सब में से सिग्मा सी कॉमन निकाल लो, सब में से सिग्मा सी को कॉमन निकाल लो। सिग्मा सी कॉमन निकालोगे तो क्या बचेगा बच्चों, एक बचेगा ए सी, पर एक बचेगा क्या, सिग्मा एस अपॉन सिग्मा सी इंटू ए एस। दिखता है क्या ये, बताइए, बताओ बताओ जल्दी बताओ, ऐसे कुछ आएगा। अब यार सिग्मा एस अपॉन सिग्मा सी क्या था यार, 2-4 साल पहले पढ़ा था, क्या था, वाह, ई, करसन बहुत पिटोगे बेटा, बहुत पिटोगे। हाँ सही रिजल, श्याम वेरी गुड, गुरसाज, स्वामी, प्राची, हाँ, इट विल बी नोन एज मॉड्यूलर रेशियो। तो ये बन जाएगा सिग्मा सी इंटू ए सी प्लस एम इंटू ए एस। अब देखो, जैसे ही आपने मॉड्यूलर रेशियो को मल्टीप्लाई कर दिया, ये एरिया ऑफ स्टील के मुकाबले अब ज्यादा एरिया आ रहा होगा या कम एरिया आ रहा होगा, बताओ। जो पहले एरिया ऑफ स्टील था उसके मुकाबले जब आपने एम का मल्टीप्लीकेशन किया, तो अब ज्यादा एरिया आएगा कम आएगा, ज्यादा आएगा। मॉड्यूलर रेशियो हमेशा 1 से ज्यादा होता है, तो जब भी आप 1 से ज्यादा चीज को मल्टीप्लाई करोगे तो 1 से ज्यादा आएगा। अब देखो, मैंने क्या बोला आपको, पूरा का पूरे को इक्विवेलेंट कंक्रीट के टर्म्स में कन्वर्ट करना था, तो हमने कर दिया। देखो, ये पूरा एरिया है ना, ये पूरा का पूरा एरिया, ये पूरा का पूरा एरिया इक्विवेलेंट कंक्रीट का एरिया। हमने स्टील को रिप्लेस कर दिया कंक्रीट से, तो कितना एरिया डालना पड़ेगा, एम इंटू ए एस डालना पड़ेगा, इतना लोड लेने के लिए जितना स्टील में आ रहा था। तो इतना लोड लेने के लिए स्टील एरिया कंक्रीट कितना डालेगा, एम इंटू ए एस, और पहले से एसी तो था ही। ये समझ में आता है क्या, कितनों को समझ में आया, हाँ कितनों को समझ में आ गया ये, कितनों को नहीं आया। बेटा एस एरिया ऑफ स्टील की वैल्यू को शो कर रहा है, जब आपने मॉड्यूलर रेशियो को मल्टीप्लाई कर दिया ना, तो वो अपने आप कन्वर्ट हो गया इन टर्म्स ऑफ कंक्रीट, वो अपने आप कन्वर्ट हो गया इन टर्म्स ऑफ कंक्रीट। इसलिए तो कन्वर्जन फैक्टर लेके आए थे ना बेटा, इससे तो कन्वर्जन फैक्टर मॉड्यूलर रेशियो लेके आया था। एक बार और बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे यार वर्षा। देखो बेटा इधर, इधर देखो, हमने बोला क्या, कि हमें पूरे को इक्विवेलेंट कंक्रीट के टर्म्स में कन्वर्ट करना था, इक्विवेलेंट कंक्रीट के टर्म्स में। तो ऑलरेडी जो कंक्रीट है, इसे तो कंक्रीट के टर्म्स में कन्वर्ट करने का कोई मतलब ही नहीं है, ये तो ऑलरेडी कंक्रीट है ही। बोलो, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा कि जो ऑलरेडी कंक्रीट है, अगर पूरे को कंक्रीट के टर्म्स में कन्वर्ट करना है तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा क्या, नहीं, ये तो ऑलरेडी कंक्रीट है। तो किसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, सिर्फ स्टील को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमने कहा स्टील को कन्वर्ट करना है ना, तो एक काम करो, कुछ ऐसे टर्म में से कन्वर्ट करो कि यहाँ पे मॉड्यूलर रेशियो आ जाए। तो हमने कहा ठीक है, सिग्मा सी को कॉमन निकाल लो।
सिग्मा सी जैसे कॉमन आया तो क्या बच गया आपके पास, एरिया ऑफ कॉन्क्रीट प्लस सिग्मा एस अपॉन सिग्मा सी, और ये बराबर होता है मॉड्यूलर रेशियो के। जैसे आपने मॉड्यूलर रेशियो को एरिया ऑफ स्टील से मल्टीप्लाई किया, ये पूरा का पूरा अब आपका कॉन्क्रीट का एरिया निकल के आ गया कि इतना एरिया ऑफ कॉन्क्रीट डालना पड़ेगा आपको। बात समझ में आई? अब इतना एरिया ऑफ कॉन्क्रीट डालना पड़ेगा। अभी करेंगे ना बेटा उमंग, स्टील में भी करेंगे, अभी पहले कंक्रीट में तो कर लें, ठीक है? अभी स्टील में भी करेंगे, सबर थांबा थांबा, मिलेगा प्रसाद मिलेगा वहां से भी आपको, करूंगा उसको, उसमें भी कन्वर्ट करूंगा स्टील में भी। अभी यहां तक समझ में आया क्या? बताइए कितनों को यहां तक क्लियर है? ओके। तो अब देखो, अब हमने यहां से अगर लोड को देखें तो स्ट्रेस इन कंक्रीट इनटू एरिया ऑफ कंक्रीट, तो यहां से इक्विवेलेंट एरिया ऑफ कंक्रीट कितना निकला? अगर मैं बात करूं इक्विवेलेंट एरिया ऑफ कंक्रीट का कितना निकला यहां से, वो यहां से निकलता है कितना, AC प्लस MAS। हाँ या ना? बताइए थोड़ा जल्दी। और ये पूरा एरिया का क्रॉस सेक्शन देखोगे ना तो इस वाले क्रॉस सेक्शन से थोड़ा सा ज्यादा आएगा, क्योंकि स्टील को जब मॉड्यूलर रेशियो से मल्टीप्लाई करोगे थिकनेस थोड़ी सी बढ़ जाएगी, तो ये अब थोड़ा सा एरिया ज्यादा आएगा। दिख रहा है क्या ये कुछ ऐसा? अब ज्यादा आएगा ये एरिया। क्लियर है? बताइए, बोलो बोलो बोलो। ठीक, तो ये तो हो गया हमारा इक्विवेलेंट कंक्रीट के टर्म्स में। अब आते हैं इक्विवेलेंट स्टील के टर्म्स में निकालने इसको। फॉर इक्विवेलेंट स्टील सेक्शन, अब आते हैं इक्विवेलेंट स्टील सेक्शन में कंक्रीट सेक्शन की तो बात कर ली। एक काम करो, सिग्मा एस कॉमन निकाल लो बाहर, तो क्या मिला यहाँ पे हमको, जैसे सिग्मा एस कॉमन निकाला तो मिला AS प्लस सिग्मा सी अपॉन सिग्मा एस इंटू AC। ठीक, अब अगर अगर आपको याद हो तो सिग्मा एस अपॉन सिग्मा सी बराबर होता है M के, तो सिग्मा सी अपॉन सिग्मा एस बराबर हो जाएगा 1/m के। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, जल्दी बोलो। तो अब क्या फॉर्मूला बना, सिग्मा एस इंटू AS प्लस AC बाई एम। अब मैंने AC बाई एम क्यों किया, क्योंकि अगर हम कंक्रीट को रिप्लेस करते हैं स्टील के टर्म्स में तो कंक्रीट का एरिया होता है ज्यादा, उसे कम करना पड़ेगा क्योंकि स्टील डाल रहे हैं उस जगह पे। कैसे कम किया हमने, उसको मॉड्यूलर रेशियो से डिवाइड करके। तो AC बाई एम क्या हो जाएगा, अब छोटा एरिया हो जाएगा। तो पहले इतना मोटा कंक्रीट प्लस स्टील का एरिया था, जो अगर अब आप स्टील में कन्वर्ट कर दोगे सिर्फ इतने से में कन्वर्ट हो जाएगा। ये एक्चुअल एरिया था जो स्टील और कंक्रीट दोनों का कॉम्बिनेशन था, ये सिर्फ और सिर्फ इक्विवेलेंट स्टील के फॉर्म में है, और ये सिर्फ और सिर्फ इक्विवेलेंट कंक्रीट के फॉर्म में था। कुछ बात समझ में आई क्या? कुछ बात समझ में आई क्या? अगर सिर्फ सिर्फ कंक्रीट का सेक्शन बनाओगे तो बहुत बल्की सेक्शन बनेगा उतना ही लोड झेलने के लिए, पर अगर आप उसकी जगह पे स्टील का सेक्शन बनाते हो तो छोटा सेक्शन बनेगा उतना ही लोड झेलने के लिए, और मिक्स बनाते हो तो दोनों के बीच का बनेगा। ठीक है, बताइए हाँ या ना। तो यही कहानी होती है, इसी को बोलते हैं अपन क्या, कंपोजिट सेक्शन को कन्वर्ट करना इन टर्म्स ऑफ होमोजेनियस सेक्शन में। और ये क्वेश्चन गेट में बहुत बार आया हुआ है, याद रखिए इस टाइप के क्वेश्चन। तो सर स्टील ज्यादा नहीं यूज कर सकते, नहीं कर सकते ना बेटा स्टील ज्यादा यूज। अपन स्टील को ज्यादा यूज करेंगे तो भाई वहां पे टेम्परेचर की वजह से इफेक्ट बहुत ज्यादा होने लग जाता है स्टील में, तो इसीलिए कभी कभी स्टील को ही सिर्फ स्ट्रक्चर में यूज नहीं किया जाता, इसीलिए उसके कॉन्क्रीट को मिक्स किया जाता है। आपने देखा हो कभी कभी गर्डर रखे रहते हैं, गर्डर, कभी कभी आपने देखो कॉलम्स के ऊपर गर्डर रख देते हैं बीम की जगह पे, देखा है कभी? तो गड्ढर बहुत पतले पतले होते हैं पर उसकी जगह बीम बनाओ तो थोड़ा सा थिक थिक बीम बनती है। तो आप देखो लोड सेम झेल रहे हैं दोनों, गड्ढर भी सेम लोड झेल रहा है, कंक्रीट भी सेम लोड झेल रहा है, पर कंक्रीट का सेक्शन बल्कि बनता है और गड्ढर बहुत पतला सा लगा दो तो काम चल जाता है। देखा है कभी ये? बताओ, बोलो बोलो बोलो। तो हाँ बट सर ओनली कंक्रीट एंड ओनली स्टील तो यूज नहीं करते ना। मैंने कहा करते हैं बेटा, क्वेश्चन आपको अगर एग्जाम में पूछेगा कि आपको कन्वर्ट करना है इक्विवेलेंट कंक्रीट और इक्विवेलेंट स्टील के टर्म्स में तो आपको लगाना पड़ेगा। मैंने नहीं कहा कि कन्वर्ट करना है अपने को, ठीक है? मैंने कब कहा कि अपन सिर्फ और सिर्फ स्टील है सिर्फ और सिर्फ कंक्रीट यूज करेंगे। गडर देखा है लगा हुआ, ओके। गडर नहीं देखा, गडर नहीं देखा, वाह यार, ये कैसे हो गया? कॉलेज का वर्कशॉप देखा है, वर्कशॉप गुरसाज, उसमें जो ऊपर एक आई सेक्शन डला होता है कॉलम के ऊपर, आई सेक्शन आपने देखा होगा,
ऐसा कुछ सेक्शन होता है, क्रॉस सेक्शन बना रहा हूं मैं आई सेक्शन का, ठीक है। ऐसा कुछ सेक्शन देखा होगा आपने, देखा है कॉलम के ऊपर डला होता है जिसके ऊपर शीटें लगती हैं, ऐसे करके शीट डलती हैं, देखा है क्या? इसी को कहते हैं गर्डर, इसी को कहते हैं गर्डर, ठीक है गुरसाज। उमंग बोल रहा है कम एरिया में सेम रिजल्ट देता है, हाँ क्योंकि उसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है ना बेटा, 7850 केजी पर मीटर क्यूब की डेंसिटी है, तो बहुत ज्यादा लोड झेल सकता है वो कम एरिया में या कम वॉल्यूम में। और कंक्रीट की डेंसिटी बहुत कम है एज कम्पेयर टू स्टील, तो ज्यादा एरिया लगेगा उसको सेम लोड को झेलने में या ज्यादा वॉल्यूम लगेगा। जी सर हमारे साइट पे यूज किया है, ओके प्रायव्रता। चले फिर बढ़े क्या आगे बताओ, बोलो बढ़ा जाए फिर। तो यहां से अगर आपको इक्विवेलेंट स्टील का एरिया कहूं मैं, इक्विवेलेंट स्टील का एरिया, तो ये इक्विवेलेंट स्टील का एरिया कितना आ जाएगा बेटा, एस प्लस ए सी बाई एम आ जाएगा क्या बताओ, एस प्लस ए सी बाई एम, बोलो बोलो बच्चों, ओके। चलिए तो यहाँ से अब आपको कोई भी सेक्शन अगर आते हैं कभी कन्वर्ट करने को, तो मेरे ख्याल से आप कर सकते हो। कितने लोग कर पाओगे सेक्शन को कन्वर्ट, बताइए बताइए बताइए। ओके कर लेंगे, ओके कर लोगे तो ठीक है, अच्छी बात है। आओ कुछ शुरू करें फिर कहानी आपकी और हमारी, ओके चलो शुरू करते हैं, आइए चलिए। एनालिसिस ऑफ सिंगली रिइंफोर्स्ड सेक्शन शुरू करने जा रहे हैं हम लोग, एनालिसिस ऑफ सिंगली रिइंफोर्स्ड सेक्शन, ठीक है। सिंगली रिइंफोर्स्ड सेक्शन, देखो प्रैक्टिकली कभी भी सिंगली रिइंफोर्स्ड सेक्शन यूटिलाइज करते नहीं है आज की डेट में, प्रैक्टिकली कभी भी सिंगली रिइंफोर्स्ड सेक्शन यूटिलाइज करते नहीं है, पर हमारे सिलेबस का पार्ट है, हमें पढ़ना पड़ेगा। क्यों नहीं करते देखो जरा, अगर मैं ध्यान से आपके सामने एक बीम बनाता हूँ, इधर देखना, ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ बीम है, ठीक है, लाइक दिस। और ये इस गरीब का यहाँ पे कोई सेक्शन काटा मैंने, तो ये सब क्रॉस सेक्शन दिख रहा होगा यहाँ पे, दिख रहा है क्या बताओ, बोलिए दिखा। अब ये क्रॉस सेक्शन में ना जरा देखना ध्यान से, इधर देखना, एक एक्सिस होती है जिसको न्यूट्रल एक्सिस कहते हैं, जो कि यहाँ कहीं होती है। न्यूट्रल एक्सिस पे स्ट्रेसेस कितनी होती हैं बताओ, वेरी गुड, जीरो। न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर कंप्रेशन और न्यूट्रल एक्सिस के नीचे टेंशन, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ सरिये दिए होते हैं, जरा देखिएगा यहाँ कुछ सरिये दिए होते हैं, बार्स रिइंफोर्समेंट, और ये हमारे पूरे सेक्शन की विड्थ होती है बी, ये इसका ओवरऑल डेप्थ होता है डी नीचे तक पूरा, और एक इफेक्टिव डेप्थ होता है डी इसके सेंटर तक का, इसके सेंटर तक का रिइंफोर्समेंट, इसको कहते हैं इफेक्टिव डेप्थ डी। और बात करेंगे अभी, कुछ अभी चीज समझाने जा रहा हूँ। मुझे एक बात बताओ, कभी भी क्या एक ही तरफ सरिया प्रोवाइड कर सकते हैं क्या हम लोग बीम के अंदर, बताइए, क्या कभी भी एक ही तरफ रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर सकते हैं? थोड़ा सोच के बताना, सोच के, जहां सोच वहीं शौचालय, थोड़ा सा सोच के बताना, बताओ। नहीं, कारण पूछ लूंगा मैं, नहीं का मतलब अगर कारण पूछूंगा फिर, गुरसाज क्यों नहीं कर सकते बेटा, क्यों नहीं कर सकते? क्वेश्चन ही समझ नहीं आया लता, अगर अपना दिमाग क्लास में रखोगे तो क्वेश्चन समझ में आएगा। मैंने क्वेश्चन ये पूछा है कि क्या हम बीम में एक ही तरफ सरिया इस्तेमाल कर सकते हैं क्या, दूसरी तरफ डालने की इच्छा नहीं है, सरिया नहीं डालना वहां पे, ऐसा यूज कर सकते हैं क्या बताइए? लोड डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, कौन बोलता है ऐसा, कौन बोला? ऊपर कंप्रेशन में स्टील डालने की जरूरत नहीं, कंप्रेशन तो वैसे भी कंक्रीट लेता है, और नीचे पूरा टेंशन स्टील लेता है, तो टेंशन जोन में हमने स्टील डाला हुआ है। अब बोलो लीनियर स्ट्रेस होना चाहिए, तो उससे क्या है, वो तो यहाँ भी होगा, लीनियर स्ट्रेन होना चाहिए, तो हो तो रहा है लीनियर स्ट्रेन, तब भी तो हो रहा है। एंड में टॉर्जन आता है, मेरे को पता नहीं भाई टॉर्जन वर्जन क्या होता है, पढ़ाई ही नहीं अभी तक। कर सकते हैं वैन लोड ज्यादा ना हो ऊपर में, तो हाँ डाल सकते हैं। तुम लोग हो गए हो मक्कार, क्या हो गए हो मक्कार, बोलो क्या होगा सबके सब, बोलो फिर मैं आंसर बताऊंगा, क्या होगा तुम लोग? नहीं, शेयर वेयर कुछ नहीं फेल होगा, मक्कार बेटा, पागल नहीं, मक्कार हो गए हो, क्या हो गए तुम सबके सब, मक्कार। एक बात मुझे बताओ, अगर कभी तुमने, मतलब तुम लोग सिविल इंजीनियर हो, है ना, मतलब कभी कोई बोले ना कि सिविल इंजीनियर हो, तो बोलना हाँ, हाँ हैं, ऐसे हाँ हैं। फिर वो तुमसे क्वेश्चन पूछेगा, अच्छा बताओ बीएम में एक ही तरह सरिया डाल सकते हैं, तुम बोलोगे हाँ डाल सकते हैं, तो बोलेगा
तुम नहीं हो सिविल इंजीनियर, तुमसे ना हो पाएगा बेटा, ठीक है, तुमसे ना हो पाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पे जब अगर इस सरिये को बांधना है तो बांधने के लिए यहाँ पे रिंग लानी पड़ती है क्या, बताओ बताओ, रिंग लानी पड़ती है ऐसी कुछ। अब अगर रिंग लानी पड़ती है तो रिंग ऊपर कहाँ रुकेगी, हवा में, बोलो हवा में रुक जाएगी सर, जस्ट इमेजिन हवा में रुकेगी। तो यहाँ पे भले ही सिंगल इनफोर्स डिजाइन कर दो आप, कम से कम 2 बार तो आपको देने ही पड़ेंगे, दे आर नोन एज एंकरेज बार्स, कम से कम 2 बार देने ही पड़ेंगे आपको, ताकि नीचे वाले बार को होल्ड कर पाओ रिंग के थ्रू। इसीलिए कभी भी सिंगल इनफोर्स डिजाइन पॉसिबल होती नहीं है। क्लियर? हाँ, स्ट्रेस नहीं होगा, स्ट्रेन नहीं होगा, शेयर हो जाएगा, टॉर्जन हो जाएगा, ठीक है, सब हो जाएगा, बस ये नहीं होगा जो आपने सिखाया। बात समझ में आई इतनी कि नहीं आई, बताओ। मेरा सही था, कहाँ सही था भाई तेरा, कुछ भी करो सर, जबरन की। तो कभी भी सिंगुलर इन्फो डिजाइन कर नहीं सकते, पर पढ़ना तो पड़ेगा, ओके, क्योंकि हमारे सिलेबस का पार्ट है, तो हम आगे देखते हैं उसके बारे में। ऐसा एएसटी क्या होता है, एएसटी पता नहीं, अभी रट्टा ही नहीं मारा, कैसे पता रहेगा एएसटी क्या होता है, दर्शन पता ही नहीं। अब क्या होगा, अरे वो तो लिखवा देता, कल रटा था आज नहीं रटा, भूल गया। अब 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 क्या होगा करसन, बता भाई मेरे, याद कर लो ना, अरे याद ही नहीं यार आपको, कल रटा था ना आज भूल गया। वाह लता वाह, अच्छा करसन, हो कहाँ से करसन, गुजरात से तो नहीं हो तुम, अहमदाबाद, तभी तभी तभी। विड्थ ऑफ बीम बी, लता तुम भी, अच्छा वेरी गुड वेरी गुड। ये एक एरिया ऑफ स्टील, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, वाह। और जे को कहते हैं का, जे को कहते हैं एरिया ऑफ स्टील, ए एस टी। क्लियर क्वेश्चन, एरिया ऑफ स्टील, ठीक प्रभु। और कोई सेवा बता दीजिए, बताइए बताइए, नहीं नहीं बता दीजिए और कोई सेवा हो तो। यहाँ पे इफेक्टिव डेप्थ डी, जो कि रिइंफोर्समेंट के सेंटर तक रहेगी, ठीक है, जो कि रिइंफोर्समेंट के सेंटर तक। अरे यार हद है। एक तो बड़े मुश्किल से बीम बना, ऊपर से बीम गायब हो जाती है। जी, इफेक्टिव डेप्थ डी, ये ओवरऑल डेप्थ डी, कैपिटल डी, ओवरऑल डेप्थ, ठीक है। सर डिजाइन नहीं करते तो एनालिसिस करना पड़ता है बेटा, अगर इसका एनालिसिस नहीं करोगे, इसका एनालिसिस नहीं करोगे, है ना, तो होगा क्या दिक्कत, डबली का एनालिसिस नहीं बनेगा, इसीलिए सिंगली पढ़ना पड़ता है लता, ठीक है, बस इतना ही अंतर है, पढ़ने का काम सिर्फ इतना ही है कि अगर ये नहीं पढ़ोगे तो डबली नहीं बनेगा। KG1 KG2 पढ़ना पड़ता है ना, यूज क्या होता है, कुछ नहीं, पर आखिरी में इंजीनियरिंग करनी होती है, तो इंजीनियरिंग करना है तो भैया पढ़ना पड़ेगा, KG1 KG2 सब पढ़ना पड़ता है। चलिए, ये हमारा कुछ बीम का क्रॉस सेक्शन है, यहाँ पे देखिएगा जरा, यहाँ पे जो बी होता है ना, बी, इसको हम बोलते हैं विड्थ ऑफ बीम, विड्थ ऑफ बीम। जो कैपिटल डी होता है, ये होता है ओवरऑल डेप्थ ऑफ बीम, ओवरऑल डेप्थ ऑफ बीम,
जो स्मॉल डी होता है ये होता है इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम। और निकालते कैसे हैं इसको जरा देखिएगा। ये जो आपका रिइंफोर्समेंट का बॉटम पोर्शन है ना, ये यहां से लेके यहां तक का जो दूरी होती है इसको कहते हैं क्लियर कवर, इसे कहते हैं क्लियर कवर, क्योंकि ये क्लियर डिस्टेंस आपके अवेलेबल होता है बॉटम से लेके रिइंफोर्समेंट के बॉटम तक का। तो अगर स्मॉल डी निकालना है आपको तो ये कैसे करते हैं, कैपिटल डी में से क्लियर कवर को माइनस कर दो, क्लियर कवर को, और रिइंफोर्समेंट को आधा माइनस कर दो, डाया बाय 2, देख लो तो सेंटर तक पहुंच जाओगे। हो जाएगा क्या, क्लियर कवर प्लस डाया बाय 2 इक्वल्स टू आपका ये पूरा डिस्टेंस सेंटर तक का, और कैपिटल डी में से इसको माइनस कर दो तो स्मॉल डी मिल जाएगा। सही है क्या, बताओ थोड़ा जल्दी। और इसी चीज को अगर थोड़ा अच्छे से लिखे ना, डी माइनस क्लियर कवर प्लस डाया बाय 2, तो इस टर्मिनोलॉजी को हाँ टॉप से सेंटर तक लेते हैं स्टील के, ठीक है। इसी टर्मिनोलॉजी को क्लियर कवर प्लस डाया बाय 2 को कहते हैं इफेक्टिव कवर। क्या कहते हैं इसको, इफेक्टिव कवर। और यहां से हम स्मॉल डी फाइंड कर लेते हैं, दैट इज द इफेक्टिव कवर। क्लियर, बताओ यहां से यहां तक क्लियर हुआ क्या, कैसे निकालेंगे स्मॉल डी। ठीक है, एक्स से जो होता है यहाँ पे, एक्स से इसे कहते हैं डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, और प्रिसाइजली कहूं तो एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। एक्स है ना, एक्स ए है ना, तो ए का मतलब होता है एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। कहां से लेते हैं, हमेशा टॉप फाइबर से लेकर न्यूट्रल एक्सिस तक की दूरी को एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कहा जाता है। क्लियर है क्या, बताइए थोड़ा जल्दी से। हम्म ना, अगर सिंगली इन्फोर्स की बात करें तो सिंगली इन्फोर्स में सिर्फ और सिर्फ स्टील कहाँ प्रोवाइड किया जाता है, सिर्फ टेंशन जोन में, सिर्फ और सिर्फ टेंशन लेने के लिए बस। कंप्रेशन जोन में कोई स्टील प्रोवाइड करते ही नहीं है, यहाँ पे सिर्फ टेंशन जोन में स्टील को प्रोवाइड करता है, दैट इज कॉल्ड एज सिंगली रिइंफोर्स्ड सेक्शन। आप लाइन निकाल रहे हो ना, क्या बोल रहे हो भैया, समझ में नहीं आया प्राय बता, हिंदी में बात करो, हिंदी में, हिंदी में। हम्म थोड़ा जल्दी बोल दो भैया, प्राय बता थोड़ा जल्दी। भाई पता नहीं इन साइड पे तो कीला वीला क्या बोलते हैं, अपने को नहीं पता, पर बता। यहाँ न्यूट्रल एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। फिलहाल यहाँ की टर्मिनोलॉजी समझनी है, क्योंकि अगर मैं आपको साइड की टर्मिनोलॉजी समझाने लग गया फिर दिक्कत होगी। इसीलिए बोल रहे हैं कि आपको सीधा सीधा यहाँ की टर्मिनोलॉजी को समझना है अभी। ओके, यहाँ तक समझ में आया सबको। अब इसके एनालिसिस से बढ़ रहे हैं, अभी टर्मिनोलॉजी समझा दे क्योंकि अब मेरे को इसको यूज करना है, ठीक है। तो आइए सबसे पहले यूज करते हैं न्यूट्रल एक्सिस। आप सबको पता है वहां पे स्ट्रेसेस जीरो हो जाती हैं, तो ये काम हो गया। अब आते हैं क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस निकालने। आइए क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, अब दो चीजें, दो टाइप की न्यूट्रल एक्सिस होती हैं। एक न्यूट्रल एक्सिस होती है, जरा सुनिएगा, अगर मैं न्यूट्रल एक्सिस की बात करूँ तो दो टाइप की न्यूट्रल एक्सिस सर्वाइव करती हैं। एक क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस होती है जो सिर्फ और सिर्फ बैलेंस सेक्शन के लिए डाला जाता है, जब स्टील और कंक्रीट एक साथ फेल हुए तो उस समय जो न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ है टॉप फाइबर से, तो उसे कहते हैं क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस। याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। उसे कहते हैं क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस जब स्टील और कंक्रीट एक साथ फेल होंगे, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस। क्लियर है क्या ये, बताइए। हम्म यानी आपकी जो स्टील और कंक्रीट की परमिसिबल स्ट्रेस है, यानी जो स्ट्रेसेस पहुंच रही है मैक्सिमम से मैक्सिमम। देखो प्राची, तीन टाइप के सेक्शंस होते हैं, अगर मैं अभी आपको थोड़ा आगे बताता इस चीज को, पर एक हिंट करता हूं यहाँ पे। देखो तीन टाइप के सेक्शन होते हैं। सबसे पहला सेक्शन होता है हमारा बैलेंस सेक्शन। बैलेंस सेक्शन में क्या होता है, ये न्यूट्रल एक्सिस है, यहाँ स्टील प्रोवाइड किया गया है, यहाँ पे कंक्रीट रहता है ऊपर की तरफ, यहाँ कंप्रेशन आता है, यहाँ टेंशन आता है। अब होता क्या है, जब इसका स्ट्रेस वेरिएशन देखते हो ना यहाँ तक का, तो क्या होता है बैलेंस सेक्शन में, जब लोड आता है और दोनों, जब लोड की वजह से स्ट्रेस आते हैं दोनों पे, स्टील पे और कंक्रीट पे, तो दोनों के दोनों जब लोड आता है तो एक साथ फेल कर जाते हैं, यानी दोनों के दोनों अपने परमिसिबल्स पे एक साथ पहुंच जाते हैं। ये सिग्मा सीबीसी पे पहुंच के फेल हो जाता है,
ये सिग्मा एस टी बाय एम पे पहुंच के फेल हो जाता है, क्योंकि कंपेयर करना है ना, तो हमने क्या कर दिया, सिग्मा एस टी बाय एम लिखा है इसको, ताकि दोनों कंपेयर कर पाए। तो हमने कहा कि ये दोनों अपनी अपनी परमिसिबल पे पहुंच रहे हैं, सिग्मा सीबीसी पे पहुंच रहा है, ये सिग्मा एसटी पे पहुंच रहा है, दोनों जब अपने अपने मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाएंगे तो सेक्शन को फेल मान लिया जाता है। जब सीबीसी पे पहुंच गया कॉन्क्रीट और जब सिग्मा एसटी पे पहुंच गया स्टील, तो दोनों को फेल मान जाता है, क्योंकि इतनी ही स्ट्रेसेस हम लेते हैं। यहाँ तक समझ में आता है क्या ये, बताइए, जहां तक समझ में आया। तो इस समय जो आपके न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ होगी टॉप फाइबर से, इसे कहते हैं क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, इसे कहते हैं क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, अब लोडिंग सेम आ रहा है, जरा देखना ध्यान से इधर, लोडिंग सेम आ रहा है, लोडिंग सेम आ रहा है। हमने कहा एक काम कर दो, बैलेंस के मुकाबले थोड़ा सा एरिया ऑफ स्टील कम कर दो, तो मैंने कहा ठीक है, ये लो एरिया ऑफ स्टील कम कर दिया। कंक्रीट आज उतना ही है, स्टील कम हो गया है। तो मुझे बताओ, अगर स्टील कम हो गया, सुनना जरा, स्ट्रेस की फॉर्मूला क्या होता है, लोड अपॉन एरिया, तो स्ट्रेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अब जैसे ही एरिया कम किया, स्ट्रेसेस किसमें पहले पहुंची होंगी परमिसिबल पे, कंक्रीट में या स्टील में? स्टील का एरिया कम किया है, कंक्रीट तो उतना ही एरिया है, तो कंक्रीट में तो अभी स्ट्रेसेस पहुंच रही होंगी, पर स्टील में पहले ही स्ट्रेसेस पहुंच चुकी होंगी। इसका मतलब क्या है, अगर इसका आप डायग्राम बनाएंगे तो कुछ ऐसा बनेगा, लाइक दिस। यानी स्टील तो अपनी परमिसिबल पहुंच के फेल होने वाला ही होगा, पर इस समय तक कंक्रीट में परमिसिबल स्ट्रेस नहीं पहुंची होगी, तो यहाँ पे कितनी पहुंची होगी, थोड़ी कम स्ट्रेस पहुंची होगी। तो कह सकते हैं यहाँ पे सिग्मा सीबीसी से थोड़ी कम स्ट्रेस पहुंची होगी, यानी सिग्मा सी पहुंची होगी। समझ में आता है। और इस समय फेल कर जाएगा स्टील पहले, क्योंकि स्टील का एरिया कम था, स्ट्रेसेस बहुत ज्यादा हो गई, तो स्टील फेल कर जाएगा। समझ में आता है क्या, इसको कहते हैं अंडर इनफोर्स सेक्शन। यहाँ सरिया थोड़ा कम डाला था, इसलिए इसको अंडर इनफोर्स कहते हैं। क्लियर है प्राची, लता, स्वामी, यहां तक क्लियर है क्या? ठीक है, अब एक और सेम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर, एक और सेम एग्जांपल। अब मैंने कहा एक काम करो, एक काम करो, कंक्रीट को बिल्कुल मत छेड़ना, कंक्रीट को बिल्कुल मत छेड़ना। मैंने कहा सेम लोड के लिए, सेम लोड के लिए आपने यहाँ पे बैलेंस के मुकाबले एरिया ऑफ स्टील बढ़ा दिया, बैलेंस के मुकाबले। देखो, अब अगर एरिया बढ़ गया स्टील का, तो स्ट्रेसेस कम हो रही होंगी, ज्यादा हो रही होंगी इसके अंदर, बताइए? कम। इसका मतलब अगर इसका अपन स्ट्रेस डायग्राम बनाएं, तो इस समय स्टील अपनी परमिसिबल से कम पे पहुंचा होगा, यानी यहाँ पे जो स्ट्रेसेस पहुंची होंगी वो अभी परमिसिबल से कम होंगी, यानी सिग्मा एस टी बाई एम से कम होगी। अगर इसमें कम है तो ये अपने मैक्सिमम पे पहुंच गया होगा, हाँ या ना? ये अपने मैक्सिमम पे पहुंच गया होगा, बोलो। अब ये मैक्सिमम पे पहुंच गया होगा, तो भैया ये सिग्मा सीबीसी पे पहुंच गया। तो इस केस में दोनों एक साथ फेल होते हैं, क्योंकि दोनों में परमिसिबल स्ट्रेसेस एक साथ पहुंचे, तो कंक्रीट और स्टील एक साथ फेल कर जाते हैं। जब अंडर इनफोर्स सेक्शन आता है, सिर्फ स्टील फेल कर जाता है, कंक्रीट नहीं फेल होता, क्योंकि उसमें स्ट्रेसेस परमिसिबल पे नहीं पहुंची हैं। पर ओवरऑल पूरे बीम को फेल मानते हैं हम, इसमें भी ओवरऑल पूरे बीम को फेल मानते हैं। अब यहाँ जब ओवर इनफोर्स सेक्शन हो जाता है, इसे कहते हैं ओवर इनफोर्स सेक्शन, क्योंकि सरिया ज्यादा दिया है हमने यहाँ पे। इस समय स्टील फेल नहीं हो पाता, क्योंकि आपका स्टील परमिसिबल में पहुंचा ही नहीं है अभी। सिर्फ कौन फेल हो जाता है, कंक्रीट फेल हो जाता है, और कंक्रीट फेल हो गया तो भी पूरा बीम फेल मान लेते हैं। कितनों को समझ में आया ये, बताइए? क्लियर? तो इस समय जब अंडर और ओवर में जब आप न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ निकालते हो ना, तो इसे कहते हैं एक्स ए, दैट इज एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, इसे कहते हैं एक्स ए। और जब बैलेंस में निकालते हो तो इसे कहते हैं एक्स सी। अभी कितने को क्लियर है ये चीज क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस के बारे में, बताइए? ठीक है, तो अभी एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे आगे इसके बारे में, ठीक है? अभी आगे बात करेंगे, अभी यहाँ तक तो क्लियर है सबको? थोड़ा जल्दी बोलेंगे, क्लियर है यहाँ तक? चलिए, सर थोड़ा लिखना है, थोड़ा लिखना है। क्या लिखोगे? नोट्स तो पूरा मैं प्रोवाइड करता हूँ, तुम लोग क्या लिखोगे? लिख बेटा, ऑनलाइन लेक्चर है ये, रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल रहा है आपको, भूलने का सवाल ही नहीं उठता। जो एक एक शब्द बोलता हूँ, मक्कार भी बोलता हूँ, तो भी रिकॉर्ड होता है, आपको मिलेगा ना पूरा। क्यों आप लोग परेशान हो जाते हो, हैरान परेशान कि लिखना है लिखना है? लिखना है तो लिखते जाओ, साथ साथ में देखो, लिखना है तो लिखते जाओ। मैं वेट करूंगा थोड़ा सा, ये बताओ। बताऊंगा ना लता, लता मैं बताऊंगा, आप अभी एकदम आराम से रुको एकदम, ठीक है?
बिल्कुल ये सोच के आओ कि आप लोग ना एक पिक्चर देखने आए हो, पिक्चर, और वो पिक्चर आपके सामने चल रही है स्क्रीन पे, ठीक है। बस अभी आराम से पिक्चर देखो। अंडर वाला बता दीजिए, बताया तो अंडर वाला। अंडर वाले में क्या करते हैं ना खुशबू, जो बैलेंस के लिए, मान लो बैलेंस के लिए एरिया ऑफ स्टील हमें निकल के आता कि 500 mm स्क्वायर डालना था बैलेंस के लिए, अगर एरिया ऑफ स्टील निकल के आता 500 mm स्क्वायर डालना था, ठीक है। हमने क्या किया, 300 mm स्क्वायर ही डाला। अब अगर एरिया कम कर दिया बेटा, यहाँ पे एरिया कम कर दिया तो क्या होगा, जैसे एरिया कम कर दिया तो स्ट्रेसेस बढ़ जाएंगे क्या स्टील में तुरंत, बताओ बताओ। तो पहले क्या हो रहा था, दोनों बराबर एरिया थे, कंक्रीट और स्टील का, तो दोनों में परमिसिबल एक साथ पहुंच रहा था। आज स्टील का एरिया कम कर तो स्टील जल्दी परमिसिबल पहुंच गया होगा, कंक्रीट पहुंच ही नहीं पाया होगा। यानी स्टील जल्दी फेल होने पहुंच रहा है क्योंकि स्टील कम है, स्ट्रेस ज्यादा आ रही है उसके अंदर, जल्दी से फेल हो जाएगा स्टील, कंक्रीट फेल नहीं होगा क्योंकि कंक्रीट तो उतना ही दिया हुआ है। तो स्टील हमने लिखा कि अंडर में स्टील सिग्मा एस टी पे पहुंच जाता है, पर कंक्रीट सिग्मा सीबीसी नहीं पहुंच पाता, देखो उससे कम वैल्यू रह जाती है। अभी समझ में आया क्या खुशबू? ठीक। ये तो स्ट्रेन डायग्राम है ना, नहीं किसने कहा ये स्ट्रेस डायग्राम है, स्ट्रेस बनाए हुए हैं मैंने। उमंग ये तो स्ट्रेन डायग्राम नहीं, ये तो स्ट्रेस डायग्राम, मैंने स्ट्रेस बनाया हुआ है। डब्ल्यूएसएम में स्ट्रेन और स्ट्रेस सेम चलता है, सेम, ऐसा, लाइक दिस। जब आप एलएसएम में जाओगे तो स्ट्रेन ऐसा चलता है, ठीक है, और स्ट्रेसेस कैसे चलते हैं, लाइक दिस, ठीक। हाँ ये बोल सकते हो कि सर यहाँ पे ऐसा वेरिएशन नहीं दिखता इसमें, यहाँ सिर्फ और सिर्फ स्टील में आता है, तो हम लोग स्टील पे ही लिख रहे हैं। यहाँ पे कंक्रीट में स्ट्रेसेस को अपन कंसीडर करते ही नहीं, तो जब भी अपन इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो सिर्फ एएसटी से करेंगे सीधा इस स्ट्रेस को, इस स्ट्रेस को, ठीक है उमंग, क्लियर। तीनों केसेस में जो न्यूट्रल एक्सेस होगी उसे हम क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सेस कहेंगे क्या, बिल्कुल नहीं कहेंगे, बिल्कुल नहीं कहेंगे। क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सेस सिर्फ बैलेंस के केस में होती है, सिर्फ बैलेंस के केस में। जब आपका स्टील और कंक्रीट एक साथ फेल होते हैं तो उस समय जो न्यूट्रल एक्सेस जहां होता है उसकी डेथ को क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सेस कहते हैं। ओवर इन्फोर्समेंट में स्टील क्यों, कंक्रीट क्यों फेल होता है, देखो मैं बताता हूँ। ओवर इन्फोर्समेंट ने क्या किया, बैलेंस के लिए 500 mm स्क्वायर स्टील आ रहा था ना, हमने कहा यहाँ पे 1000 mm स्क्वायर स्टील प्रोवाइड कर दो। अब देखो 1000 mm स्क्वायर स्टील प्रोवाइड किया सेम लोडिंग के लिए, तो अब 1000 mm स्क्वायर में सिग्मा एस टी पहुंचने में टाइम लगेगा क्योंकि एरिया बढ़ा दिया तो स्ट्रेसेस एकदम से कम हो गई होंगी, तो सिग्मा एस टी धीरे धीरे पहुंच रहा होगा। पर इससे पहले कंक्रीट में सिग्मा सीबीसी पहुंच चुका होगा, तो जैसे ही कंक्रीट में सिग्मा सीबीसी पहुंच गया तो कंक्रीट फेल कर गया होगा। पर इस समय तक स्टील फेल नहीं किया क्योंकि स्टील में अभी परमिसिबल पहुंचा ही नहीं है, क्योंकि स्ट्रेसेस बहुत धीरे धीरे बढ़ रहे हैं क्योंकि एरिया बहुत ज्यादा दे दिया है आपने। समझ में आया प्रिंस गुप्ता कि ओवर एनफोर्स में क्यों फेल हुआ, ठीक है। और दोनों में क्या बोलते हैं इसको, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस बोलते हैं, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस लिखवाऊंगा अभी, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, क्लियर। ये डायग्राम एलिसिम में वापस आएगा, डेफिनेटली वापस आएगा भाई, वहां भी पढ़ाना पड़ेगा, ये तो पढ़ाएंगे ना वहां पे भी, ठीक है। बोलो जल्दी बोलो। अब यहाँ पे ना ये जो स्ट्रेसेस आ रही है सिर्फ स्टील में आती है, क्योंकि हमने पहले अजम्पशन में देखा हुआ है जितनी भी स्ट्रेसेस आती है वो सिर्फ और सिर्फ स्टील ही लेगा, कंक्रीट कुछ भी नहीं लेगा, तो ये वाले स्ट्रेसेस से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ सिग्मा एस टी जो सीधा होगा वो ए एस टी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ स्टील ही टेंसाइल स्ट्रेस लेता है यहाँ पे, ठीक है। एक काम तो ये हो गया, आइए अब क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं, कुछ डेरिवेशन वगैरह देखते हैं क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस का, आइए कुछ फाइंड करते हैं बच्चों। कहीं भी अगर समझ में आना बंद हो जाए तो मुझसे पूछ सकते हैं आप लोग, कहीं पे भी किसी भी स्टेज पे। ये क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस निकाल रहे हैं हम, यानी बैलेंस सेक्शन होगा, यानी कंप्रेशन फोर्स इक्वल टू टेंशन फोर्स रहा होगा, ठीक है। ये हमारा विड्थ हो गया बी, ये ओवरऑल डेप्थ हो गया डी, ये इफेक्टिव डेप्थ हो गया स्मॉल डी, और ये हमारा स्मॉल डी इसके सेंटर तक होगा, ठीक। ये हमारा हो गया न्यूट्रल एक्सिस एक्स सी,
इसी न्यूट्रल एक्सिस को अगर आगे बढ़ाऊं, टॉप फाइबर को आगे बढ़ाऊं और बॉटम फाइबर कंक्रीट के इसको स्टील के सेंटर को आगे बढ़ाऊं, तो यहाँ पे बनाना पड़ेगा मुझे क्या, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। तो मैं डायरेक्टली स्ट्रेस डायग्राम बनाने जा रहा हूँ। स्ट्रेन से कोई मतलब है नहीं यहाँ पे, तो स्ट्रेन नहीं बनाएंगे, सीधा स्ट्रेस डायग्राम बनाने जा रहे हैं। स्ट्रेस डायग्राम कुछ ऐसा आ जाएगा ये, लाइक दिस। और स्ट्रेस में क्या होगा, अगर बैलेंस सेक्शन है तो ये पहुंच जाएगा सिग्मा सीबीसी पे और ये पहुंच जाएगा सिग्मा एस टी बाई एम पे। यहाँ तक कितने लोगों को समझ में आया है ये चीज, बताइए थोड़ा जल्दी। ओके, तो अगर ये एक्सी है बेटा, ये वाली डेप्थ अगर एक्सी है, तो ये बची हुई कितनी हो जाएगी, ये वाली, ये वाली। कोई बताए मुझे कितनी होगी बताइए। डी माइनस एक्स सी, डी माइनस एक्स सी। ओके, ये हमारी होगी डी माइनस एक्स सी। बेटा प्राची कैपिटल डी नहीं होगी, स्मॉल डी होगी, यहाँ तक इफेक्टिव डेप्थ स्मॉल डी है, ये डी माइनस एक्स सी होगा। अब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, अगर सिमिलर है तो सिमिलर ट्रायंगल लगा देते हैं यहाँ पे। सिमिलर ट्रायंगल से क्या लगेगा, सिग्मा सीबीसी अपॉन एक्स सी, यानी इस ट्रायंगल का बेस अपॉन इस ट्रायंगल की हाइट इक्वल्स टू इस ट्रायंगल का बेस दैट इज सिग्मा एस टी बाई एम, और यहाँ पे इसका हाइट डी माइनस एक्स सी। कितने लोगों को समझ में आता है बताइए। थोड़ा जल्दी। चलो एक काम करो, डी माइनस एक्स सी को इधर ले जाओ, सिग्मा सीबीसी को इधर लेके आओ, तो क्या बनता है, डी माइनस एक्स सी अपॉन एक्स सी इक्वल्स टू सिग्मा एस टी अपॉन एम सिग्मा सीबीसी। बनता है क्या ये, बताइए। थोड़ा जल्दी से। एक काम करो, इसको सेपरेट आउट कर लो, सेपरेट आउट करो तो क्या बचेगा, डी अपॉन एक्स सी माइनस वन इक्वल्स टू सिग्मा एस टी अपॉन एम सिग्मा सीबीसी। इस माइनस वन को इधर लेकर तो प्लस वन हो जाएगा, तो कितना बनता है ये, डी अपॉन एक्स सी इक्वल्स टू सिग्मा एस टी अपॉन एम सिग्मा सीबीसी प्लस वन। एक काम करो, एलसीएम एलसीएम ले दो, तो बनता है सिग्मा एस टी प्लस एम सिग्मा सीबीसी अपॉन एम सिग्मा सीबीसी इक्वल्स टू डी अपॉन एक्स सी। यहां तक समझ में आता है क्या, बताइए। आप जस्ट इसको रेसिप्रोकल कर दो, तो यहाँ से बनता है एक्स सी बाई डी, एक्स सी बाई डी करते हो तो क्या बनता है, एम सिग्मा सीबीसी अपॉन एम सिग्मा सीबीसी प्लस सिग्मा एस टी। एक काम करो, एम सिग्मा सी कॉमन लो, तो यहाँ से आता है एक्स सी बाई डी इक्वल टू एम सिग्मा सीबीसी, और नीचे से भी आएगा एम सिग्मा सीबीसी, दोनों कैंसिल आउट होंगे। अंदर क्या बचता है, वन अपॉन वन प्लस सिग्मा एस टी अपॉन एम सिग्मा सीबीसी। बचता है क्या ये, बताइए। ये दोनों कैंसिल आउट। तब यहाँ से क्या आया, एक्स सी बाई डी का रेशियो कितना आता है, एक्स सी बाई डी का रेशियो आया वन अपॉन वन प्लस सिग्मा एस टी अपॉन एम सिग्मा सीबीसी। अब हम जानते हैं कि मॉड्यूलर रेशियो होता है 280 अपॉन 3 सिग्मा सीबीसी, होता है क्या, तो यहाँ से एम सिग्मा सीबीसी की वैल्यू निकल जाएगी 280 अपॉन 3। तो बस ये यहाँ से निकल गई, 280 बाई 3 पुट कर दो एम सिग्मा सीबीसी की जगह, तो क्या आ जाएगा, वन अपॉन वन प्लस 3 सिग्मा एस टी अपॉन 280। ठीक है, दैट इज एक्स सी अपॉन डी। कितनों को समझ में आता है, बताइए थोड़ा जल्दी से। ठीक है, और इसी चीज को अगर हमको यहाँ से क्रिटिकल न्यूट्रल से निकालना, तो कितना हो जाएगा, के डी के बराबर हो जाएगा ये एक्स सी इक्वल्स टू के डी, वेयर के इक्वल्स टू व्हाट, के इक्वल्स टू वन अपॉन वन प्लस, अगर आप डायरेक्ट भी लिखना चाहते हो तो डायरेक्ट लिख सकते हो सिग्मा एस टी अपॉन एम सिग्मा सीबीसी, या मैं डायरेक्ट इसको लिखता हूँ 3 अपॉन 280 इंटू सिग्मा एस। अब यहाँ से क्वेश्चन आया था, यहाँ से क्वेश्चन आया था, जरा सुनिएगा ध्यान से। बोला था, बोला गया था, सुनिएगा ध्यान से एक क्वेश्चन, कि क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है ना, कहा गया था डेप्थ ऑफ क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस एक्सी की वैल्यू किस पे डिपेंडेंट होती है। ऑप्शन था ग्रेड ऑफ स्टील, दूसरा ऑप्शन था ग्रेड ऑफ कंक्रीट, 2 साल पहले का आया वो क्वेश्चन है, बोलता है बोथ ऑफ दिस। ठीक है, और एक और कुछ ऑप्शन था, तो इसमें कौन सा सही बैठता है, बताइए। एक्सी किस पे डिपेंड करता है, बताइए। सिर्फ और सिर्फ ग्रेड ऑफ स्टील पे। पर बच्चा क्या करता है, ये वाला फॉर्मूला दिख जाता है, देखो ये वाला,
सिग्मा एस टी अपॉन एम सिग्मा सी बी सी। तो बोलता है सर दोनों पे डिपेंड करता है, नहीं, आपको फाइनल फॉर्मूला देखना है। फाइनल फॉर्मूला में सिर्फ सिग्मा एस टी था, सिर्फ और सिर्फ ये ग्रेड ऑफ स्टील पे डिपेंडेंट होता है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक्सी विल डिपेंड्स ओनली ऑन स्टील, ओनली ऑन ग्रेड ऑफ स्टील। कितने लोगों को समझ में आता है यहाँ तक की कहानी, बताइए। चलिए, कुछ पूछना है इसमें, कुछ पूछना है तो बोलिए, कुछ भी एक्स वाई जेड कुछ भी पूछना हो इसमें तो। डेरिवेशन की स्लाइड वापस दिखा दूं? सर डेरिवेशन ये तो सर आगे भी देखा था ना, अंडर और ओवर में। कहाँ देखा था अंडर और ओवर में? एक्सी की वैल्यू निकाल ली थी कि एक्सी की वैल्यू अपन ने पीछे अंडर और ओवर में? बताओ मुझे, बताओ। वहां से समझाया था कि एक्सी क्या होता है, यहाँ तो एक्सी की वैल्यू निकाली है हमने। हाँ तो वो वहां से आपको एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट दिए थे मैंने कि एक्सी की वैल्यू डिपेंड करती है एरिया ऑफ स्टील पे। यहाँ से उसको अपन ने प्रैक्टिकली वो भी करके देख लिया, प्रूफ की किस पे डिपेंडेंट होती है। ठीक है क्वेश्चन, हो गया डन? बताओ जल्दी से। हाँ ओवर और अंडर में एक्स से होता है, तो उसका कहना भी सही है कि एक्स से वेरी कर रहा है ना बेटा, तो क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस या डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस किस पे डिपेंडेंट होती है? सिर्फ और सिर्फ ग्रेड ऑफ स्टील पे। क्लियर? चलिए, अगर यहाँ तक हो गया हो तो अपन बात करते हैं कुछ और। आइए, करें क्या बात, जल्दी से बताओ, थोड़ा जल्दी। चलिए, अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे, इसके एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालने हैं। क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकाल लिया था, या अब निकालेंगे एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। क्रिटिकल एक्सिस फाइंड कर चुके हैं हम, अब एक्चुअल निकालेंगे। अब एक्चुअल में देखो क्या होता है, इधर देखना। एक्चुअली में हमने कहा हमें नहीं पता कि सेक्शन अंडर है कि ओवर है, हमें पहले पता ही नहीं था कि सेक्शन अंडर है कि ओवर है। कुछ एरिया ऑफ स्टील दिया होगा यहाँ पे, यहाँ कुछ कंक्रीट होगा, ये विड्थ होगी बी, ये ओवरऑल डेप्थ होगा डी, ये हमारा इसके सेंटर तक का दूरी होगा स्मॉल डी, और यहाँ तक की दूरी को बोलते हैं एक्स ए, न्यूट्रल एक्सिस। अब मुझे एक बात बताओ, चाहे कुछ हो जाए, अंडर हो जाए, ओवर हो जाए, कुछ भी हो जाए, दोनों तरफ से लोडिंग लोडिंग या मोमेंट बराबर आएगा कि नहीं आएगा? कंप्रेशन से जितना आएगा उतना ही टेंशन से भी आएगा कि नहीं आएगा? बताओ, चाहे अंडर हो जाए चाहे ओवर हो जाए। भाई सेक्शन तो हमेशा आपका इक्विलिब्रियम में तो रहेगा, ठीक है, भले ही। अब ओवर देखो, पहले मान लो बैलेंस दे रहा था आपको, मैं अगर मूवमेंट बताऊं, पहले बैलेंस मूवमेंट दे रहा था 50 किलोमीटर मीटर का, और स्टील भी दे रहा था 50 किलोमीटर मीटर का जब बैलेंस का था। अब मान लो स्टील आपको मूवमेंट दे रहा है 30 किलोमीटर मीटर का, तो आपके कंक्रीट को भी कितना मूवमेंट देना पड़ेगा? 30 किलोमीटर मीटर का तो देना ही पड़ेगा मूवमेंट, हाँ या ना? समझ में आया? तो ये तो फेल कर गया, क्योंकि इसका स्टील का एरिया कम था तो ये 30 में फेल हो गया, और कंक्रीट का उतना ही एरिया, तो ये 50 तक झेल सकता था, अभी 30 तक ही पहुंचा, तो क्या फेल हुआ होगा कंक्रीट? बताओ मुझे अभी। नहीं। अब सिमिलरली अगर बात करें, अगर सिमिलरली बात करें, एरिया ऑफ स्टील बढ़ा दो, तो एरिया ऑफ स्टील बढ़ा दो क्या होगा? अब एरिया ऑफ स्टील आपने बढ़ा दिया तो कंक्रीट पहले फेल कर रहा होगा, कंक्रीट में मान लो 50 की स्ट्रेंथ जैसी पहुंची, कंक्रीट फेल कर गया। 50 की स्ट्रेंथ जैसी पहुंची तो कंक्रीट फेल कर गया, तो अभी 50 की ही आपका मूवमेंट, या देखना 50 नहीं, अब आप इसको थोड़ा सा और कम करेंगे वैल्यू को। मान लो अब अब आपका ओवर इन्फोर्स हो गया, ओवर इन्फोर्स हो गया इसका मतलब क्या है? मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी आपकी बीम की बढ़ गई, तो मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी बढ़ गई, इसका मतलब क्या हो गया? अब आपका स्टील अभी फेल नहीं किया होगा, अभी सिर्फ और सिर्फ कंक्रीट फेल कर गया होगा। तो कंक्रीट फेल कर गया, तो सपोज करो कंक्रीट फेल होता है 40 किलोमीटर मीटर की मूवमेंट पे, तो इस समय तक स्टील में भी कितना पहुंचा होगा? 40 ही पहुंचा होगा, है ना? तो स्टील अभी भी नहीं फेल हुआ, क्योंकि स्टील अभी 50 तक झेल सकता था, पर कंक्रीट फेल कर गया। दिखाई दे रहा है कि एज कंपेयर टू स्टील अब कंक्रीट का एरिया कम हो गया होगा। बात समझ में आई यहाँ पे? ओवर के लिए थोड़ा जल्दी से बताएं, ठीक है। तो अब मैं बोलता हूँ कि हर केस में
जितना मूवमेंट कंप्रेशन तरफ से आ रहा होगा उतना ही टेंशन तरफ से आएगा। तो हम लोग बोलते हैं अगर एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस निकालना है तो दोनों तरफ का मोमेंट ऑफ एरिया इक्वल कर दो। मोमेंट ऑफ एरिया ऑफ कंप्रेशन साइड इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ एरिया ऑफ टेंशन साइड कर दो। तो मैंने कहा ठीक है, दोनों तरफ से अगर मोमेंट सेम आ रहा है तो मोमेंट ऑफ एरिया ऑफ कंप्रेशन जोन इज इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ एरिया ऑफ टेंशन जोन कर देते हैं। अब एरिया का मोमेंट लेना है, एरिया का, थोड़ा देखिएगा ध्यान से, ठीक है। यहाँ पे एरिया कितना है कंक्रीट का, इस वाले पोर्शन देखें तो कंक्रीट का एरिया कितना है, जल्दी से बताइएगा। इस वाले सेक्शन में कंक्रीट का एरिया कितना है यहाँ पे, बताइए कितना कंक्रीट, बी इंटू एक्स से, वेरी गुड, बी इंटू एक्स से। और मोमेंट लेना है इसके अबाउट, इसके अबाउट लेना है। तो सीजी पे लग रहा होगा पूरा का पूरा फोर्स, तो ये डिस्टेंस यहाँ से कितना हो जाएगा, अगर आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस लगाना हो तो ये डिस्टेंस होगा कितना हो जाएगा, एक्स से बाई 2 हो जाएगा क्या, बताइए। पूरा का पूरा जो आपका कंप्रेसिव फोर्स है वो यहाँ सेंटर पे लग रहा होगा, और सेंटर पे लग रहा होगा तो इसकी डिस्टेंस कितनी है, एक्स से बाई 2 की है, हाँ या ना। तो इसका मोमेंट कितना है, बी इंटू एक्स से इंटू एक्स से बाई 2। सिमिलरली अब आपको स्टील को इक्वेट करना है किससे, कंक्रीट से। जब भी स्टील को कंक्रीट से इक्वेट करते हैं तो एम से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर याद आ रहा हो तो। याद आ रहा है कि अभी थोड़ी देर पहले सिखाया था। तो एम ए एस टी, ये तो एरिया ऑफ स्टील हो गया। अब ये पूरा का पूरा स्टील का जो भी टेंशन फोर्स है वो स्टील के सेंटर पे लग रहा होगा, तो सेंटर से यहाँ तक की दूरी कितनी होती है, ये वाली दूरी, ये पूरा सेंटर तक की दूरी डी है, और ये एक्स से, तो ये डी माइनस एक्स से हो जाएगा क्या, बताइए थोड़ा जल्दी से, डी माइनस एक्स से। तो यहां से अब आपको क्या मिलेगा, एक्स की वैल्यू मिलेगी, यहां से आप एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस निकाल जाएंगे, क्योंकि आपको बी पता रहेगा, आपको एम दिया रहेगा, ए एस टी दिया रहेगा, डी दिया रहेगा, तो आपके पास इधर एक्स स्क्वायर रहेगा, यहाँ एक्स रहेगा। आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व कर लोगे, एक्स का रूट मिलेगा और एक्स की वैल्यू आ जाएगी एम एम में। बात यहाँ तक समझ में आई क्या, बताइए कितने को समझ में आया यहाँ तक, यहाँ तक एकदम क्लियर है सब अभी तक का, बताइए। वेरी गुड, चलो अब यहाँ तक क्लियर है। तो इन्हीं के बेसिस में एक्स से और एक्स के बेसिस पे मैं कुछ चीजें बनाने जा रहा हूँ, सेक्शंस को क्लासिफाई करने जा रहा हूँ, और सेक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ने जा रहा हूँ, उसको देखेंगे, आइए ठीक है। यहाँ तक क्लियर है ना, नहीं तो अब अटक जाओगे अगर यहाँ तक क्लियर नहीं होगा तो। सबको क्लियर है यहाँ तक, जो कहानी अटक जाएगी आगे, क्योंकि मैं एक साथ तीनों केसेस बना रहा हूँ अब। अगर यहाँ तक क्लियर नहीं है तो फिर डी माइनस एक्स से कैसे आया, अच्छा यही बात मैंने अभी पूछा था क्वेश्चन 5 मिनट पहले, तो क्यों नहीं बोला था बेटा, तब शर्म आ रही थी बोलने में। इधर देखना, इसके सेंटर तक का पूरा टेंशन फोर्स इस सेंटर पे काम करेगा, इसके सेंट्रोइड पे, इसके सीजी पे, ठीक है। अब सेंटर से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी होती है, ये पूरी दूरी थी स्मॉल डी, तो अगर इसमें से ये वाला माइनस कर दोगे तो क्या यहाँ से लेके यहाँ तक का न्यूट्रल तक का दूरी मिल जाएगा, तो ये होता है डी माइनस एक्स से। लता लास्ट वाला रिपीट करना था, लास्ट वाले में यही कहा था मैंने कि आप एक काम करो, इस वाले कंक्रीट का पूरा मोमेंट ऑफ एरिया ले लो न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट, वो बराबर हो किसका, स्टील की तरफ से जो आ रहा है टेंशन वाला एरिया, उसका मोमेंट न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट, ठीक है। एक्स से बाई 2 क्यों किया बेटा, यहाँ पे पूरा कंप्रेशन फोर्स लग रहा था इस वाले पूरे कंक्रीट में। अब ये पूरा रेक्टेंगल था, रेक्टेंगल की सीजी कहाँ होती है, सेंटर पे होती है, सेंटर यहाँ है। पूरा का पूरा फोर्स कहाँ काम करता है, आपने सीजी की डेफिनेशन पढ़ी होगी, पूरा का पूरा फोर्स सिर्फ और सिर्फ सीजी पे वर्क करता है किसी भी बॉडी के। तो ये पूरा बी इंटू एक्स का जो फोर्स लग रहा है आपका, ठीक है, या जो एरिया लग रहा है वो कहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड होगा, इसकी सीजी पे कॉन्सेंट्रेटेड होगा। अब अगर सीजी से देखें यहाँ तक की दूरी तो कितनी हो जाएगी, एक्स से बाई 2। तो सेकंड में क्यों नहीं किया टेंशन में, ठीक है टेंशन में करते ना, आ जाओ। कंक्रीट को टेंशन देता है क्या, ये लेता है उमंग, कंक्रीट, उमंग कंक्रीट कुछ टेंशन लेता है क्या, अकॉर्डिंग टू अवर अजम्पशन, थोड़ा जल्दी, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। उमंग तुमसे पूछ रहा हूँ क्वेश्चन में, कंक्रीट कुछ टेंशन लेता है क्या अकॉर्डिंग टू अवर अजम्पशन, नहीं लेता, बहुत कम की तो बात ही नहीं होती है, नहीं देता ही नहीं है, हम तो अजम्पशन में बोलते हैं ऑल द टेंसाइल स्ट्रेसेस आर टेकन बाय द स्टील ओनली नन बाय कंक्रीट, हमने पढ़ा हुआ है। तो हम तो मानते ही नहीं कि कंक्रीट में कुछ लेता होगा यहाँ पे। तो पूरा का पूरा कौन ले रहा है, सिर्फ और सिर्फ स्टील ले रहा है।
अब स्टील ये है हमारा, तो स्टील का अगर माने ये पूरा सर्कुलर सेक्शन था स्टील, तो सीजी यहाँ कहीं लग रही होगी सेंटर पे, बताओ। एरिया तो यही है, तो सीजी यहाँ कहीं होगी, बताओ। अरे उमंग बोल भाई जल्दी से। अगर यहाँ पे लग रहा है तो पूरा का पूरा एरिया यहाँ कॉन्सेंट्रेट हो गया होगा सीजी पे। अब इस एरिया का मूवमेंट लेना है न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट, तो इसका सेंटर यहाँ कहीं लाई कर रहा होगा एट ए डिस्टेंस ऑफ डी पे, और ये हमारा पूरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है सीजी के सेंटर से। कितना होता है ये? सीजी के सेंटर तक की दूरी टॉप फाइबर से डी थी, ऊपर से डिस्टेंस एक्स से थी, तो ये कितना बच जाएगा? डी माइनस एक्स से बच जाएगा। अब समझ में आया क्या उमंग? बताइए। ठीक है, अभी क्लियर हुआ? और कोई कुछ और पूछना चाहे तो पूछ ले, मोस्ट वेलकम है आप, पूछिए। हाँ D/2 होता है। पूछ रही हो बता रही हो प्राची? प्राची पूछ रही हो बता रही हो बेटा? D/2 होता है ना। डी क्या होता है? डायामीटर होता है। डायामीटर होता है ना, ये डायामीटर था। डायामीटर बाय 2 करे हो तो यहीं आएगा ना सेंटर पे। प्राची, सर्कल का तो जो सेंटर होता है वही सीजी होता है हमेशा से। तो यही तो माना है, यही तो माना है मैंने। ठीक है। अब अगर इसका पूरे, अब ये दिख बहुत छोटा रहा है, यहाँ पे स्टील का जो सेक्शन होता है ना बहुत छोटा होता है, इसीलिए इसको ऐसा दिखाया जाता है। अब इसका जो सीजी का सेंटर होगा यहाँ कहीं होगा, इसके अंदर यहाँ पे। मैं उसको यहाँ बाहर आपको दिखाया है कि यहाँ पे कहीं लाई कर रहा होगा, और यहाँ से न्यूट्रल तक की दूरी को मैंने कहा है ये डी माइनस एक्स से है। अभी भी सेंटर पे लाई कर रहा है सर्कल के। ठीक है, चलिए। अगर यहाँ तक आगे और कोई डाउट, और कोई डाउट पूछ लो, पूछ लीजिए, और कोई डाउट हो तो। बी इंटू एक्स को एरिया ऑफ कंक्रीट इन कंप्रेशन बोल सकते हैं ना? बोला ही है, बोल सकते हैं क्या? बोला ही है बी इंटू एक्स से एरिया ऑफ कंक्रीट ये रहा है, बोला ही है हमने। बोल सकते हैं क्यों? उसको बोला ही है हमने। और कुछ, और कुछ बताओ। चलो, तो अब और कुछ डाउट तो नहीं है यहाँ पे? है तो अभी भी पूछ लो, नहीं तो अब मैं आगे इसका फिर मेन डायग्राम बना रहा हूँ। ठीक है, ठीक।
चलिए, ये हमारा बैलेंस सेक्शन है, बैलेंस सेक्शन। अगर बैलेंस सेक्शन की बात करें तो स्टील और कंक्रीट एक साथ फेल होता है, बोलो हाँ या ना, बताओ। हाँ, तो अगर एक साथ फेल होता है तो इसका स्ट्रेस डायग्राम बनाते हैं, कुछ ऐसा बनेगा, जरा ध्यान से देखिएगा इसके स्ट्रेस डायग्राम को, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ होगा, कंक्रीट अपने परमिसिबल पे पहले एक साथ पहुंचा होगा स्टील के साथ में, यानी सिग्मा सीबीसी और सिग्मा एस टी बाई एम, और ये जो न्यूट्रल एक्सिस होगी ये एक्स सी होगी। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर बैलेंस का केस है तो इसके लिए ही अगर मैं बोलूँ यहाँ पे अगर एक्चुअल निकालना होता तो एक्चुअल भी यही रहता और क्रिटिकल भी यही रहता, बोलो हाँ या ना, दोनों सेम ही रहते इसके लिए, बोलो हाँ या ना। तो यहाँ एक्स से बराबर होता है एक्स सी। सिमिलरली यहाँ जो ए एस टी होता है ना, वो ए एस टी बैलेंस के बराबर होता है। जो ए एस टी होता है वो बैलेंस सेक्शन के एरिया ऑफ स्टील के बराबर होता है, ए एस टी बैलेंस के, ठीक है। तो ऐसे सेक्शंस को हम जनरली जनरली क्या बोलते हैं, इन सेक्शन को कहा जाता है बैलेंस सेक्शन, इन्हें बैलेंस सेक्शन कहा जाता है। अब आते हैं अगले क्लासिफिकेशन पे, अगले क्लासिफिकेशन पे। अगर 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 मैंने एरिया ऑफ स्टील, प्राची अगर मुझे सेक्शन पता नहीं होगा कौन सा है तो मेरे को एक्स से निकालना पड़ेगा, एक्चुअल न्यूट्रल एक्स से मुझे पता नहीं कि बैलेंस है, अंडर है, ओवर है, ठीक है, मुझे पता नहीं। एक्सी तो मैं निकाल सकता हूँ बैलेंस के लिए क्योंकि उसको फॉर्मूला सीधा के डी होता है, वो निकाल दिया मैंने, ठीक है। अब मुझे पता नहीं है कि सेक्शन कैसा है कैसा नहीं है, तो एक्स से निकालना पड़ेगा मुझे। एक्स से कैसे निकाले, कंप्रेशन फोर्स इक्वल टू टेंशन फोर्स करके, जैसे निकालेंगे अगर एक्स से बराबर एक्सी आ गया इसका मतलब सेक्शन कैसा है, बैलेंस्ड है, ठीक है। अब अगले केस में, अब मैंने स्टील का एरिया कम किया है, स्टील का एरिया कम किया तो पहले कौन फेल हो रहा होगा, स्टील या कंक्रीट, बताइए पहले कौन फेल हो रहा होगा। स्टील। अगर स्टील पहले फेल हो रहा है, देखिएगा ध्यान से, स्टील पहले फेल हो रहा है यानी स्टील अपनी परमिसिबल में पहुंच चुका है इधर, यानी स्टील अपनी परमिसिबल में पहुंच चुका है। हम कह सकते हैं यहाँ पे कितने पहुंच चुका है, सिग्मा एस टी बाई एम पे पहुंच चुका है, ठीक है। और इस समय तक कंक्रीट अपनी परमिसिबल में पहुंच ही नहीं पाया, यानी कंक्रीट में कुछ स्ट्रेसेस कम रह गई, कुछ कम रह गई, यानी यहाँ तक पहुंचना था सिग्मा सीबीसी तक, यहाँ तक ही पहुंचा। तो जो एक्चुअल स्ट्रेस यहाँ पे आई वो कितनी आई है, सिग्मा सी विच इज लेस देन सिग्मा सीबीसी, ठीक। तो यहाँ पे न्यूट्रल एक्सिस कहाँ शिफ्ट हो गया, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, बताइए कहाँ की तरफ शिफ्ट हुआ, ऊपर की तरफ। तो ये आ गया न्यूट्रल एक्सिस, और इस समय जो आपका डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस होगा वो ये हो जाएगा एक्स ए, दैट इज एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। और इस केस में एक्स ए आपका एज कंपेयर टू एक्स सी छोटा हो गया या बढ़ गया, बताइए बताइए, छोटा हो गया। तो जब भी एक्स से लेस देन एक्स सी आएगा उस केस में हमेशा ए एस टी कम प्रोवाइड करोगे आप ए एस टी बैलेंस के मुकाबले, और वो सेक्शन हमेशा कैसा रहेगा, अंडर रिनफोर्स्ड सेक्शन रहेगा। कितना क्लियर है, जब भी एक्स से लेस देन एक्स सी आएगा हमेशा वो सेक्शन अंडर रिनफोर्स्ड रहेगा। कितनों को क्लियर हुआ, बहुत अच्छे से, बताइए। चलिए, इतना अगर समझ में आ गया तो एक और डायग्राम बनाते हैं, आइए एक और डायग्राम। अब ओवर इन्फोर्स सेक्शन बनाते हैं, ओवर इन्फोर्स चाहिए। ओवर इन्फोर्स्ड में पहले कौन फेल होता है, कंक्रीट या स्टील, कौन फेल होता है, कंक्रीट या स्टील, कंक्रीट। इसका मतलब कंक्रीट तो परमिसिबल पहुंच गया होगा, कंक्रीट तो परमिसिबल पहुंच गया होगा, स्टील अभी परमिसिबल पे नहीं पहुंच पाया होगा, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा जाएगा यहाँ पे, लाइक दिस, यानी यहाँ तो आपका सिग्मा सीबीसी पहुंच गया होगा, पर यहाँ पे अभी कहाँ तक पहुंचा होगा ये, दैट इज ओनली रीच्ड अप टू सिग्मा एस बाय एम विच इज लेस देन सिग्मा एस टी बाय एम, यानी ये परमिसिबल पे भी नहीं पहुंचा।
तो यहाँ पे न्यूट्रल एक्सिस किधर शिफ्ट हो गई, नीचे या ऊपर, बताइए, क्रिटिकल के मुकाबले नीचे, तो यहाँ कहीं शिफ्ट हो गई। तो ये अब आपकी आ गई एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस एक्स ए। तो जिस भी केस में एक्स ए बड़ा आ गया एक्स सी के मुकाबले, वो केस कैसा हो जाएगा, ओवर रिनफोर्स सेक्शन का केस हो जाएगा, ओवर रिनफोर्स सेक्शन का केस, ठीक। और इस केस में हमेशा एएसटी जो होगा आपका वो बैलेंस्ड के ज्यादा होगा, तभी तो ये ओवर इन्फोर्स बनेगा। कितनों को तीनों केस क्लियर हो गए बहुत अच्छे से, बताइए, बहुत अच्छे से तीनों के तीनों केस क्लियर हो गए। ओके, लता, श्याम, दर्शन, काव्या, रिजिल, व्हाट अबाउट दी अदर्स, बाकी लोगों का क्या है, चंद्रानी, राजेश, गुरसाज, खुशबू, लास्ट वन रिपीट। ओके, निरंतर करता हूँ रिपीट। ओके, लास्ट में मैंने ये कहा है बेटा कि अगर अगर आपका कंक्रीट में सिग्मा सीबीसी पहुंच गया है तो स्टील में अभी नहीं पहुंचा होगा, तो न्यूट्रल ऐसे थोड़ा नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया, यानी एक्स से बड़ा आ गया एक्ससी के मुकाबले। एक्ससी वाली लाइन ये लाल वाली है, ठीक है। तो एक्स से बड़ा आ गया एक्ससी से, इसका मतलब क्या है, आपने एएसटी ज्यादा प्रोवाइड कर दिया था बैलेंस के मुकाबले, यानी बैलेंस में अगर एएसटी 500 mm लग रहा था तो आपने यहाँ पे कितना प्रोवाइड कर दिया, 1000 mm इसका, इसीलिए तो ये अपना जल्दी फेल नहीं हुआ स्टील, और कंक्रीट पहले फेल हो गया। इस सेक्शन को ओवर इन्फोर्स कहते हैं। कितनों को समझ में आ गया अब? ओके, प्रायवता निरंतर, ओके आया। एक क्वेश्चन पूछता हूँ आप लोगों से, अंदाजा मारना, अंदाजा क्या होता है, चवन्नी का क्वेश्चन है। आपको मैंने 3 सेक्शन समझा है, बैलेंस्ड, ओवर, अंडर। घर के लिए कौन सा सेक्शन बनाना पसंद करोगे, बताइए। अंडर, अंडर, ओके। संकेत, रिजिल, अंडर। उमंग, अंडर, ओके, अंडर अंडर। आरिस, बैलेंस्ड, आरिस थोड़ा समझदार लग रहा है मुझे। श्याम, अंडर, ओके। ओवर, गुरसाज, ओके। लता, क्या बात है बेटा, क्वेश्चन बार बार रिपीट क्यों करना पड़ रहा है, लैग हो रहा है? कौन सी कंपनी का नेट यूज कर रही हो बेटा? जियो? मारो मुकेश अंबानी को पकड़ के, और क्या, ठीक है। कर्षण, बैलेंस्ड, ओके। मैंने ये पूछा लता, कौन सा सेक्शन आप घर में बनाना चाहोगे, अंडर, ओवर या बैलेंस्ड? आपको घर बनाना है तो 3 टाइप के सेक्शन आपके पास अवेलेबल है बीम बनाने के लिए। बैलेंस सेक्शन है, अंडर है, ओवर है, कौन सा बनाना चाहोगे? कर्षण बोलता है बैलेंस, वेरी गुड कर्षण। प्राय बोलता अंडर, खुशबू बैलेंस, प्राची ओवर, लता खत्री बैलेंस। चलो एक बात मुझे बताना, कितने लोगों ने, अब सिर्फ वही लिखेंगे नाम अपना, ठीक है, कितने लोगों ने सिर्फ और सिर्फ ओवर इन्फोर्स सेक्शन बोला था, बताइए। यस, प्राची, गुरसाज, और देखो 2 ही लोग सही होंगे ऐसा हो नहीं सकता, और लोगों ने ही बोला होगा ओवर, तो कौन कौन ने बोला था, बताइए। हम्म, ठीक। प्राची क्यों यूज करोगे बेटा ओवर इन्फोर्स्ड, मैं बात करूं, ओवर इन्फोर्स क्यों यूज करोगी प्राची, बताओ, कारण, कारण क्यों यूज करोगी ओवर इन्फोर्स्ड? प्राची, मैंने क्वेश्चन पूछा है कि आप ओवर इन्फोर्स सेक्शन क्यों यूज करोगे, बताओ, थोड़ा जल्दी बताना है प्राची, कुछ तो यूज करना है, अब चाहे बैलेंस कर लो चाहे अंडर कर लो। फेल नहीं होगा, कौन ने कहा प्राची, हो तो रहा है फेल। एक मिनट नदीम, एक मिनट बेटा, है ना, एक मिनट। मैं अभी सिर्फ प्राची से बात करूं, पहले प्राची से पूरा कंप्लीट कर लूं अपना कन्वर्सेशन, फिर आपसे ही बात करूंगा, ठीक है। पहले ओवर वालों से बात कर लेंगे, 2 मिनट रुकना बेटा, सबसे ही बात करूंगा मैं। यहाँ पे क्या आप लोग का मेंटेलिटी चेक करना है मुझे, कि आप लोग क्या सोच के आगे बढ़ रहे हो स्ट्रक्चर में। प्राची, फेल नहीं होगा बेटा, फेल तो हो रहा है, कंक्रीट फेल हो गया प्राची, फिर ठीक है। प्राची को मतलब आंसर इसका, अच्छा मैंने स्टील क्वांटिटी को लेकर बोला, नहीं आपको सेक्शन को लेकर बोलना है बेटा, स्टील अकेला थोड़ी ना, स्टील
मान लो स्टील रुका रह जाए बीम में और कंक्रीट गिर जाए, तो क्या करोगे? कुछ नहीं कर पाओगे। क्या करोगे? स्टील आपका बीम रहा क्या सेफ? बताओ मुझे प्राची। स्टील रुका रह जाएगा वहां बीम पे, कंक्रीट झड़ के गिर जाएगा। अब बोलो प्राची। अब ठीक है गुरसाज, क्यों ओवर इन्फोर्स बोला था भाई? ओवर इन्फोर्स क्यों बोला? कंक्रीट कंस्ट्रक्शन में बेनिफिट होता है रेदर देन स्टील। अच्छा, अपना ये सेंटेंस याद रखना गुरसाज, मैं 10 मिनट से बात करता हूँ तुमसे इस बारे में, ठीक है? बाकी से डिस्कस कर लो, तुम्हारा सेंटेंस फिर याद रखेंगे अपन, ठीक है? इसको याद रखना। और बाकी कोई बोल रहा हूँ कि इसने सेंटेंस जो बोला है, ये बोला है इसने कि कंक्रीट कंस्ट्रक्शन में बेनिफिट होता है रेदर स्टील। याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है? अपन बात करते हैं गुरसाज से 10 मिनट बाद। ना कितने लोग थे जिनने अंडर बोला था? अंडर, हाँ, लिखें जरा फटाफट। कौन कौन ने अंडर बोला था? प्रायव्रता, ओके। रिजिल, चंद्रानी, उमंग, ठीक है। और श्याम, और बोले तो बहुत लोगों ने थे यार, नाम 5 क्या है मात्र। संकेत, ओके। ना नाउ प्रायव्रता, बेटा क्यों अंडर यूज करना है ये बताओ, अंडर ही क्यों यूज करना है बताइए। हाँ प्रायव्रता, अंडर ही क्यों यूज करना है? आशीष शुक्ला, अभी मैंने आपसे नहीं पूछा, अभी आप रुको। जब आपने यहाँ अपना नाम नहीं लिखा तो फिर अभी आंसर भी मत बोलो, अभी आपको पूछूंगा मैं आपसे भी। अभी मैं प्रायव्रता से पूछ रहा हूँ, रुको आशीष शुक्ला जी। हाँ प्रायव्रता, क्यों अंडर? चलो प्रायव्रता तो नहीं बता भाई, ठीक है। चलो रिजिल, क्यों अंडर? अंडर क्यों? हम्म, रिजिल, अंडर ही क्यों? तो क्या होगा उससे? स्टील डिफ्लेक्शन जल्दी शो कर देगा तो क्या हो जाएगा उससे? उससे होगा क्या फायदा? करने तो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है तो उससे फायदा क्या होगा? रिजिल, फायदा, और सबको सबके गेट के एग्जाम की कसम है बेटा, कोई भी इंटरनेट पे चेक नहीं करेगा कि कौन सा सेक्शन बेस्ट होगा। हाँ, स्टील डिफ्लेक्शन शो करेगा जल्दी, डिजास्टर में रन कर सकते हैं। अच्छा, अच्छा। संकेत, क्यों बेटा अपन ने अंडर यूज किया? स्टील फेल करेगा उससे पहले डिफॉर्मेशन शो करेगा, कंक्रीट फेलियर सडनली फेलियर होगा। अंडर में स्टील पहले फेल होता है तो डिफ्लेक्शन शो करेगा, इसलिए सर्विसिबिलिटी के लिए, ओके। ठीक। चलो कितने लोगों ने बैलेंस बोला था? बैलेंस, बैलेंस, बैलेंस वाले कौन थे? करशन, लता, चंद्रानी। हाँ लता, क्यों होगा बेटा बैलेंस सेक्शन? हाँ, बैलेंस सेक्शन क्यों होगा लता? थोड़ा जल्दी। दोनों साथ में फेल होगा तो सेम लोड पे डिजाइन कर सकते हैं आप। वैसे भी आप सेम लोड पे डिजाइन कर सकते हो, पूरा स्ट्रक्चर आप एक ही लोड पे डिजाइन करोगे लता। चाहे अंडर करो, चाहे ओवर करो, चाहे बैलेंस करो, मोमेंट तो सेम ही आएगा ना। अभी बात की हमने, मोमेंट तो सेम ही आएगा। फिर और कोई रीजन है? नहीं है? ठीक है खुशबू, बताओ बेटा।
हाँ खुशबू। प्राय प्रताप टाइम गया। खुशबू जल्दी बताना है बेटा। चलो, और कोई है जो बताना चाहेगा? कोई और, कि हमने कौन सा सेक्शन लेना चाहिए था? कोई भी? करशन, हाँ बताओ बेटा, करशन बोलो। तुमसे नहीं पूछ पाया। सर एक तो एरिया मूवमेंट जीरो होगा और ऑप्टिमम वेट भी होगा तो हैवी और अनइकोनॉमिकल भी पड़ेगा और लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और स्टील पहले फेल होगा तो वार्निंग मिलेगी, escape करने के लिए टाइम मिल जाएगा, इसीलिए अंडर इन्फो सेक्शन। बिल्कुल सही। नदीम गलत बेटा। देखो तीनों सेक्शन फेल हो रहे हैं, तीनों की लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑलमोस्ट थोड़ी कम थोड़ी ज्यादा रहेगी और कोई उससे कोई मतलब नहीं ज्यादा। स्ट्रेंथ तो हम लोग थोड़ा बहुत स्टील का एरिया कम ज्यादा करके कर सकते हैं, वो काम हम लोग कर सकते हैं। टोटल एरिया बढ़ा दो, सेक्शन का कम कर दो, तो उससे अपन लोड कैरिंग कैपेसिटी को थोड़ा बढ़ा कम कर सकते हैं। बात यह आती है, अगर बैलेंस में फेल होने गया, बैलेंस में अगर फेल हुआ स्ट्रक्चर, तो कंक्रीट भी फेल होगा, स्टील भी फेल होगा। चलो स्टील तो डक्टाइल मटेरियल है, फेल होगा तो डिफ्लेक्शन शो करेगा पहले। स्टील सडनली टूट के गिर नहीं जाएगा। स्टील जब फेल होता है डिफ्लेक्शन शो करता है। आपने देखा होगा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में, जब आप फेल होना शुरू होता है स्टील, तो पहले काफी दूर तक स्ट्रेन देता है, और जब स्ट्रेन पूरा होता है, नेकिंग वेकिंग हो जाती है, तब जाके टूटता है। देखा है क्या ये? तो हम तो यहीं फेल मान लेते हैं मटेरियल को यहाँ पे, पर क्या यहाँ टूटा क्या मटेरियल? नहीं, इसके बाद भी उससे काफी स्ट्रेन दिया। ठीक है, काफी स्ट्रेन दिया, तब जाके फेल होता है। तो क्या होता है, जब स्टील फेल होना शुरू होता है ना, तो डिफ्लेक्शन देना शुरू करता है। तो हमें दिखता है कि यार डिफ्लेक्शन दे रहा है, इसका मतलब फेल हो सकता है, स्टील आने वाले समय में टूट सकता है। पर साथ में कंक्रीट भी फेल हुआ, तो कंक्रीट होता है ब्रिटल मटेरियल, तुरंत छूटेगा इससे, स्टील से, और भड़ाक से पूरा गिर जाएगा, भाड़ से गिरेगा एकदम से। और जितने लोग होंगे, ठीक है, तुम्हारे भैया भाभी, चाचा चाची, दादा दादी, परदादा दादी, तुम, तुम्हारी वाइफ, तुम, तुम्हारे हस्बैंड, ठीक है, अच्छे बच्चे कच्चे जितने भी होंगे सब, तो सब मिला जुला के तुम लोग की आत्मा परमात्मा में लीन हो जाएगी। क्यों? तुमको बचने का टाइम ही नहीं मिला। क्यों? जैसे ही तुम बैठे हुए थे मस्त, तुम लोग आईपीएल देख रहे थे, अच्छा केकेआर टॉस जीतेगा, अच्छा, और बस टॉस उधर केकेआर का हुआ, इधर से स्ट्रक्चर फेल हुआ। जैसे ही स्ट्रक्चर फेल हुआ, पूरा कंक्रीट एकदम से तुम्हारे ऊपर गिर गया। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, मान लो या कंक्रीट स्ट्रक्चर फेल हो जाए, मेरा घर बैलेंस सेक्शन से बना होता, कंक्रीट एकदम से गिरेगा तुम्हारे सामने, मेरे ऊपर कंक्रीट गिरेगा, तुम बोलोगे कहाँ गया मास्टर? मास्टर की तो आत्मा परमात्मा मेरी लीन हो गई। हाँ या ना? तो बचने का टाइम मिला क्या मुझे? बताओ। बचने का टाइम मिल रहा तो मैं क्या अपना टैब लेके बाहर चला जाता, लैपटॉप लेके बाहर चला जाता, कि भले ही कमरा गिर जाए कोई दिक्कत नहीं, पर मैं तो बच जाऊं, मेरा सामान बच जाए, ताकि भैया आपको पढ़ा सकूं बाहर बैठ के, रूम के बाहर। समझ में आ रही बात? तो क्या होता है, इसमें टाइम नहीं मिला हमें अपने आप को बचाने के लिए, तो हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया। मैं जिस कप में चाय पी रहा था वो बर्बाद हो गया, मेरा मोबाइल चला गया, ठीक है, सब चला गया, टैब वैब सब चला गया। प्राची अभी एक ही सेक्शन की बात कर रहे हैं, सिर्फ बैलेंस की बात की है अभी, और कौन सी बात कर रहे हैं? कहाँ ध्यान है प्राची आज? अभी बात तो एक ही सेक्शन की कर रहा हूं मैं, सिर्फ बैलेंस की। बैलेंस से मैंने ये कहा कि स्टील भी फेल होगा, कंक्रीट भी फेल होगा, पर स्टील डिफ्लेक्शन देगा हमको। फेल एकदम से टूट के गिर नहीं जाएगा स्टील, वो वहां पे बेंडिंग देगा, डिफ्लेक्ट होगा, तो हम उसी को फेलियर मानते हैं। तो दिख रहा है कि बैंड हो रहा है स्टील, मतलब फेल हो सकता है, टूट सकता है आने वाले समय में, अभी टूटा नहीं है, यानी टाइम दे रहा है हमको स्टील। पर साथ में कंक्रीट भी फेल कर गया, और कंक्रीट फेल कर गया तो एकदम से गिर जाएगा, कंक्रीट एकदम से गिरा, काम हो गया। सर लेकिन कंक्रीट भी फेल होने से पहले क्रैक्स डेवलप शो करता है? बिल्कुल नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता नदीम। कंक्रीट का फेलियर सडन होता है, ठीक है, वो आप जो कंक्रीट बोल रहे हैं वो पता नहीं कोई और कंक्रीट होगा, सडनली गिरता है, सडनली। कंक्रीट का फेलियर सडनली होता है हमेशा, एकदम से, ठीक है। वो क्रैक व्रैक तो भावनाएं अपने आप आत्मा संतुष्टि के लिए होता है ऐसा, ठीक है, ऐसा कभी नहीं होता। तो इसीलिए कभी बैलेंस को यूज नहीं करते, क्योंकि कंक्रीट भी फेल हो गया साथ में, फेल हो गया तो गए। ठीक, अब आते हैं ओवर वाले पे। प्राची थांबा थांबा, इतनी जल्दी कहाँ है? मैच देखना है आज, बता रहा हूँ ना, बता रहा हूँ कर्सर किसकी वजह से होता, बता रहा हूँ भैया, 2 मिनट थाम ले।
थाम ले भाई दिल को, 2 मिनट तो थाम ले, मैं बताने जा रहा हूँ ना भाई उस चीज को, एक एक करके समझाने तो दो चीजों को। अब आते हैं ओवर इन्फोर्स सेक्शन में। ओवर इन्फोर्स में फेल कौन कर गया पहले? कंक्रीट। तो यहाँ तो स्टील फेल किया ही नहीं, यानी स्टील ने डिफ्लेक्शन शो किया ही नहीं, कंक्रीट डायरेक्ट फेल हुआ, कंक्रीट सडनली गिर गया, हमारी आत्मा फिर से परमात्मा में लीन हो गई, हमारा मन कुछ निकाल नहीं पाए, तो वापस से लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी हो गई। अब आते हैं अंडर इन्फोर्स में। अंडर में फेल कौन होता है? सोच रहे हैं, बताओ, सोच लो। स्टील फेल होता है। स्टील फेल होगा तो क्या होगा? स्टील करेगा बैंड। जब स्टील करेगा बैंड तो इसकी वजह से होगा, बैंडिंग की वजह से क्रैक। और जैसे ही क्रैक आना शुरू होगा, इसका मतलब समझ में आ जाएगा, जब डिफ्लेक्शन आ रहा है तो क्रैकिंग डेवलप होना शुरू हो जाएगी। और जब क्रैकिंग डेवलप होना शुरू होगी, इसका मतलब क्या है कि अब आने वाले समय में आपका सेक्शन फेल कर जाएगा। तो आपको दिख रहा है कि भैया ये बैंड हो रहा है धीरे धीरे, उसमें क्रैक डेवलपमेंट होना शुरू हो गए हैं। क्रैक डेवलपमेंट जैसे आगे बढ़ता जाएगा तो आपका फेलियर और बढ़ता जाएगा। फेलियर बढ़ते 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 एक स्टेज ऐसा आएगा कि पूरा का पूरा सेक्शन गिर जाएगा, पर वो काफी समय बाद आता है। उससे पहले आप अपना पूरा सामान वामान निकाल लेते हो, घर में सारे लोगों को निकाल लेते हो, और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि आप उतना हिस्सा गिरा के वापस से कास्ट कर देते हो, तो कभी कभी ऐसा भी होता है। ठीक है, तो जनरली जनरली हम लोग जाते हैं अंडर इन्फो सेक्शन के साथ। क्यों? थोड़ा सा टाइम मिल जाता है, वार्निंग दे के फेल करता है अंडर इन्फो सेक्शन कि भैया देख मैं फेल हो रहा हूँ, तुझे बचना है बच जा, नहीं बचना बैठे रहे नीचे। क्लियर है? बताओ कितना क्लियर हुआ? ठीक। हाँ, कंक्रीट सडनली फेल होता है बेटा, इससे तो कंक्रीट को ब्रिटल मटेरियल बोला गया ना, इसी से कंक्रीट ब्रिटल मटेरियल है। अगर वो टेंसाइल मटेरियल होता तो वो भी आपको डिफ्लेक्शन देता, बोलता भाई आराम से फेल हो जाएंगे। ज्यादातर बिल्डिंग कंक्रीट की दिखाई देती है, स्टील की कम दिखाई देती है। गुरसाज, अरे भाई कसम से, मतलब क्या तो क्वेश्चन पूछ दिया तूने, मतलब क्या तो क्वेश्चन पूछ दिया यार, योर क्वेश्चन हर्ट मी। गुरसाज क्या तो क्वेश्चन पूछ दिया। ज्यादातर बिल्डिंग कंक्रीट की दिखाई देती है, स्टील दिखाई देती ही नहीं है। अरे भैया स्टील अंदर रहता है कंक्रीट के, कैसे दिखाई देगा गुरसाज? अरे भैया भैया गुरसाज, स्टील किसी भी सेक्शन में, चाहे अंडर हो चाहे ओवर हो चाहे बैलेंस्ड हो, स्टील अंदर ही रहेगा कंक्रीट। कभी तुम्हें ऐसा नहीं दिखाई देगा कि कौन आपने स्टील के अंदर कंक्रीट भरा है, ऐसा कभी नहीं होगा। हमेशा कंक्रीट के अंदर स्टील भरा जाता है भाई। आज तक ऐसा स्ट्रक्चर नहीं बना जिसमें आपने स्टील के अंदर कंक्रीट भरा हो भाई। कोई नया सेक्शन बनेगा आगे आने वाले समय में तो मैं जरूर पढ़ाऊंगा उसको। यार गुस्सा यार, ये क्वेश्चन हट नहीं यार, क्या क्वेश्चन पूछा यार, मतलब कायनात ही बदल के रख दिया आज आरसीसी की, स्टील के सेक्शन ही नहीं देखे। भाई स्टील अंदर इन्फोर्समेंट की तरह यूज होता है गुरसाज। तू चाहता है कि मास्टर अपने बाल पकड़ के नोच के फेंक दे? एक तो देख वैसे ही बहुत कम बचे, और नोच के फेंक देगा तो गंजा हो जाएगा, फिर तुम लोग बाला बाला कहोगे हैं। क्यों गुरसाज? कहाँ गया भाई? भाग तो नहीं गया? ओ भाई भागा तो नहीं? हाँ, मतलब अंडर इन्फोर्स वाला सबसे सेफ होता है। देखो पूरी डिजाइनिंग करते बैलेंस के लिए है, ठीक है, पूरी डिजाइनिंग करते बैलेंस के लिए है, आखिरी में क्या करते हैं, स्टील को थोड़ा सा कम कर देते हैं। ठीक है, आखिरी में स्टील को थोड़ा कम कर देते हैं, और स्टील को जैसे ही थोड़ा कम कर तो अंडर हो जाता है। पूरा डिजाइन बैलेंस के लिए करोगे, आखिरी में थोड़ा सा स्टील कम कर देते हो, बैलेंस, वो अंडर इन्फोर्स डिजाइन हो गया। नहीं भाई गुरसाज, कतई नहीं, कतई नहीं, तू भोपाल मत आना, आना मत भाई, मैं भोपाल छोड़ के भाग जाऊंगा। तू बिल्कुल मत आना भोपाल। तू भोपाल आए तो मुझे निपटा के जाएगा, मुझे पता है। तू 4-5 ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया, कल को पूछ देगा कंक्रीट को कंक्रीट क्यों कहते हैं, प्लास्टिक क्यों नहीं कहते? क्या जवाब इसका? सर ये तो आप सिंगली के लिए बात कर रहे हो ना बेटा, कोई भी हो, सिंगली डबली, ठीक है, किसी में भी आप डिजाइन आप हमेशा अंडर इन्फोर्स ही करोगे। ठीक है, डबली में भी अंडर इन्फोर्स होता है, डबली में भी ओवर होता है, मैं बताऊंगा आगे। बेटा थोड़ा सा स्टील कम कर देने से स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ता, मैं बताऊंगा कितना कम करते, थोड़ा सा कम करते हैं लता। ऐसे ही फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 का लेके चलते हैं एलएसएम में, तो अगर आप थोड़ा सा भी स्टील कम कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं पड़ता। देखो मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 का लेते हैं ना, तो पूरा सेक्शन हम लोग कैलकुलेट करते हैं,
जब बिहार में कोई सेक्शन बनाते ना, ब्रिज बनता है, घर बनता है, गवर्नमेंट खासकर, तो वो लोग क्या करते हैं, अगर 5 सरिया डालना है तो 2 ही सरिया डालते हैं। क्यों डालते हैं? बोलते हैं 3 निकाल लो, फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 का चल रहा है ना, क्या करोगे इतना सेफ बना के? 25 साल तक अगर चल गया तो हमें ही आगे काम नहीं मिलेगा। निकाल लो 3 सरिया, 2 ही सरिया डालेंगे, 10 साल में फेल हो जाए स्ट्रक्चर, फिर से नया काम मिल जाएगा पुल बांधने का। क्यों? फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 का चल रहा है। सिमिलरली बोलते कंक्रीट इतना नहीं डालने का, M30 के लिए बनाते हैं पूरा का पूरा डिजाइनिंग, बोलते हैं M30 क्या करोगे डाल के, M20 डालो। और जो मटेरियल बचता है, बिल्कुल जहां ब्रिज बन रहा था ना उसके बिल्कुल सामने वाली जमीन पे उस कॉन्ट्रैक्टर का या उस इंजीनियर का घर बन के तैयार हो जाता है, उसी मटेरियल से जो ब्रिज के लिए आया था। भले ब्रिज इनॉग्रेशन के दिन टूट के गिर जाए, पर मजाले घर गिर जाए, घर में तो वो फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 के 3 लेके चलता है। बोला कुछ गिरे गिरे, घर नहीं गिरना चाहिए। ठीक, तो इतना खतरनाक चलता है। अपन तो थोड़ा सा एरिया ऑफ स्टील कम कर रहे हैं, बिहार में तो आधे से भी कम कर देते हैं स्टील, बोलते करना ही नहीं इतना सेफ, 10 साल चल जाए बहुत है। ठीक है, तो भैया अपन बहुत कम काम करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो हर स्ट्रक्चर 20 साल के लिए डिजाइन किया जाता है, हर स्ट्रक्चर, वो अलग बात है, चलता 20 साल से अच्छा, अगर आपने अच्छा काम कर दिया तो, पर अच्छा काम नहीं करना चाहिए। अच्छा काम क्यों करोगे, फिर काम कैसे मिलेगा? सचिन टिचकुले को देखे थे ना, एक ही रोड को बनाते बनाते जीवन बिता दिया सचिन टिचकुले ने। तो ऐसे ही रोड बनाना है हमें भी, ज्यादा अच्छा रोड नहीं बनाने का। ज्यादा अच्छा रोड बनाओगे एक बार काम मिलेगा, फिर काम नहीं मिलेगा। तो रोड ऐसा बनाओ 2 साल में, मतलब बारिश आ जाए और गड्ढा हो जाए उस रोड में, अच्छा खासा एक आध भरा हुआ ट्रक निकल जाए, गड्ढा हो जाए। देखो हमने डिजाइन किया था, अपन बोल सकते हैं ना, हमने डिजाइन किया था इतने कैपेसिटी के ट्रक के लिए, तुमने ओवरलोडिंग कर दिया, जैसी ओवरलोडिंग हो गई क्या हो गया, छेद हो गया रोड पे, तो हमको फिर से भरना पड़ेगा, तो हम मेंटेनेंस का पैसा मांगो उनसे। तो ऐसे ही काम चलते रहना चाहिए, सबका साथ सबका विकास। क्लियर? बताओ कैसा रहा? लेकिन सर रिंग में चारों कोनों में स्टील है तो कंक्रीट चिपका हुआ होगा, तो फेल कैसे करेगा? फेल कैसे करेगा? कौन फेल कैसे करेगा? स्टील? स्टील कर्षण, स्टील कैसे फेल करेगा? स्टील धीरे धीरे डिफ्लेक्शन देता है, कंक्रीट सडन फेलियर कैसे होता है? कंक्रीट छोड़ देगा ना स्टील को, कंक्रीट छोड़ देगा भाई, बॉन्ड टूट जाएंगे दोनों के बीच का। जब कंक्रीट में एकदम से स्ट्रेसेस बहुत ज्यादा हुए, आपकी हड्डियों में देखो, मांस कभी टूटता है क्या, बताओ मुझे? मांस कभी टूटता है जब एक्सीडेंट होता है तो? नहीं, हड्डी टूटती है। क्यों टूटी? क्यों टूटी? क्योंकि हड्डी में स्ट्रेसेस एकदम से पड़ती है, हड्डी वीक होती है मांस के मुकाबले, हड्डी ब्रिटल होती है, डक्टाइल नहीं होती। जैसे उस पर लोड पड़ेगा हड्डी टूट जाती है, मांस तो वहीं का वहीं रहता है, मांस को कुछ भी नहीं होता। हड्डी टूट गई, बाद में हड्डी जोड़वाने के लिए आपको प्लास्टर लगवाना पड़ता है उस पर। क्लियर है? भाई मैं काय को तुमको डुबा दूंगा, ये बताओ? मैं तुम लोग कितना अच्छा बता रहा हूँ तरीका, कि देखो ज्यादा अच्छा काम नहीं करने का, कोई घर बनाना है तो बिल्कुल ऐसा बनाओ कि मतलब 3-4 साल 5 साल चल जाए, बहुत है। मंत्री का बना रहे हो तो एक ही साल चलना चाहिए, मैं तो बोलता हूँ इनॉग्रेशन के दिन गिर जाए मंत्री के ऊपर। वैसे ही बहुत मंत्री हो रहे हैं सब भ्रष्टाचारी, अच्छा एक हद पे गिर जाए। भाई हमारी गलती नहीं है, एक्ट ऑफ गॉड। ठीक है, एक्ट ऑफ गॉड, हमारा क्या है उसमें? सर बट अगर हमें अच्छा काम नहीं करें तो नेक्स्ट हमें कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा, ऐसा कौन कहता है दर्श? हु टोल्ड यू? अच्छे लोग तो वैसे ही सरवाइव नहीं करते। कौन ने कहा ऐसा? कौन कहता है ऐसा? क्या सिखा रहे हैं सर? प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल। कभी ऑन फील्ड जाओगे ना तो यही सब चीजें काम आएंगी, प्रैक्टिकल अप्रोच। ठीक है, तो ब्रिज के सामने घर है, कॉन्ट्रैक्टर का गला पकड़ लेना चाहिए वहां पे। अच्छा, ऐसा नहीं होता, सबके साथ होता है ना, सबका साथ सबका विकास चलता है बेटा। सबको खिलाता है ऊपर से नीचे तक, सबको खिलाता हुआ आता है वो कॉन्ट्रैक्टर। ऐसा नहीं है, दिखना चाहिए बस अच्छा, हाँ दिखने से तो मतलब है। सर हम ऐसा ही करेंगे जैसा आप बोल रहे हो, ऐसे ही करना बेटा। एक ही कॉन्ट्रैक्ट में पैसा कमा के विदेश चले जाओ। नहीं ऐसा है, विदेश का को जाना, अपने देश में रहना। रोड, जो आपने रोड लिया वो कौन बनाएगा बाद में? आप ही को बनाना है, आपके बाद फिर आपका जो नेक्स्ट पीढ़ी का जो भी होगा, जो संभाल रहा होगा सिविल इंजीनियरिंग, वो संभालेगा उस रोड को, उसके बाद उसका, फिर उसके बाद उसका, चलता जाएगा। टेंडर तो बेटा आपको मिलता है ना, जो कॉन्ट्रैक्टर को ना लीज पे मिलने लग गए आजकल, रोड लीज पे।
ठीक है, लीज पे मिलने लग गए हैं रोड। तो आजकल ऐसा होता है कहानी, हमारी इमेज खराब हो जाएगी। वाह इमेज, ऐसे तो बहुत अच्छी है इमेज तुम्हारी दर्श पटेल, बराबर था। ऐसा नहीं होता तुम्हारी साइड पे, ऐसा हर साइड पे होता है। तुम्हारी साइड कौन सी नहीं है? कौन से गांव में हो बताओ, कौन से गांव से तुम साइट कंप्लीट कर रहे हो बताओ। ऐसा किसी भी साइट पे नहीं होता, सब साइट पे चलता है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। सबका साथ सबका विकास होना चाहिए, मैं तो हमेशा बोलता हूँ। अगर बाद में कोई मारने आएगा तो बोल देंगे मुकेश, अरे मुकेश सर ने क्या को बोला था, जब इतना पैसा कमाओ तो थोड़ा सा दे देना उसको, वो तुम्हें मारेगा ही नहीं, वो तो जिसने भेजा होगा उसको मार देगा जाके। इतना पैसा कमाया यार उमंग, दिमाग होना चाहिए दिमाग। गुड़गांव बादशाहपुर, ओके। गुड़गांव है तो मतलब ये तो काम खत्म ही है, तो मतलब ही नहीं। हाँ मेरे मन को भाया, मैंने 5 को 2 लगाया। ठीक, बहुत अच्छे। ठीक है, तो भैया देख लो है ना, तुम लोग अच्छे इंजीनियर बनो, मैं तो सब चाहता हूँ कि बहुत अच्छे इंजीनियर बनो। सर जब स्ट्रक्चर गिरेगा तो सबसे पहले इंजीनियर को पकड़ा जाएगा ना। तो तुम लोग वहां पे अपना पेपर वर्क दिखाना ना, देखो हमने ग्रेड ऑफ कंक्रीट ये लिया था, स्टील इतना डाला था इसके अंदर। ठीक है, आखिरी में बात वही आ जाती है ना फिर, कि वो टिचकुले वाली पिक्चर में जो ब्रिज गिरता है तो उसमें क्या होगा, भाई एक्स्ट्रा लोड चला गया था तो गिर गया स्ट्रक्चर, हमारी गलती थोड़ी ना थी उस पर, लोड एक्स्ट्रा गया। 4 चक्के वाली जगह 8 चक्का वाला टायर उस पर ट्रक चला गया तो गिर गया, अब हमारी क्या गलती? भाई जितने का डिजाइन करेंगे उतना ही झेल पाएगा, कुछ भी मतलब। ठीक है भाई, पेपर वर्क सॉलिड रखना अपना, हर चीज IS 456 के हिसाब से पेपर में करना काम, कहीं भी हो जाए। सर ये देखो ये डिजाइन किया था IS 456 के हिसाब से, अब बताओ कहाँ गलती। ठीक भाई, देखो मैं तुम लोग कितना एकदम अच्छे से बताता हूँ हर चीज, फिर भी तुम लोग मैं मानते ही नहीं। जेल तो बेटा इंडिया में जेल सबसे शरीफ व्यक्ति को होता है, याद रखना। जो सबसे करप्ट व्यक्ति होता है उसको कभी जेल नहीं होता, ये याद रखना। इंडिया, वो एक पिक्चर आई थी बहुत पहले, कौन सी पिक्चर थी, टेम्पर, देखिए किसी ने, साउथ की, जूनियर NTR की। उसमें बोलता है ना, मुझे मेरा देश पसंद भी इसीलिए है। तो यही कहानी है। थोड़ा सा तुम लोग भी मतलब देखो, ईमानदारी हमेशा अच्छी नहीं होती, मैं बहुत हमेशा मतलब ईमानदार होना चाहिए। देखो ईमानदार ऐसा होना चाहिए कि मतलब हाँ थोड़ा बहुत चलता है काम, पर जैसे ब्रिज वहां पे गिर गया अभी रिसेंटली बिहार में, एक ब्रिज गिरा है रिसेंटली, अभी की बता रहा हूँ, अभी का बिल्कुल। और बिहार में ये हमेशा होता है, हमेशा। मतलब अभी पुल बांधा गया था, अभी 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 वो पुल बनाया गया था, जस्ट लॉकडाउन से थोड़ा सा पहले ही बना था वो पुल, और अभी उसका इनॉग्रेशन हुआ और अभी गिर गया इनॉग्रेशन होते ही। मतलब तुम सोच रहे हो क्या लेवल ऑफ उनने कंक्रीट यूज किया होगा, कंक्रीट तो डाला ही, सीमेंट तो डाला ही नहीं होगा, पूरा फ्लाई ऐश घुसेड़ दिया होगा उसमें, पूरा फ्लाई ऐश घुसेड़ दिया होगा, सीमेंट डाला ही नहीं होगा उन्होंने। थोड़ा भी सीमेंट डालते ना तो 1 आध 2 दिन तो चलता, इनॉग्रेशन के दिन ही गिर गया। क्या ब्रिज बनाया, तो ऐसा भी नहीं बनाना है। देखो सिविल इंजीनियर बनना है पर किसी की बददुआ कभी नहीं लेनी भाई, है ना। सिविल इंजीनियर अच्छा बनो, बददुआ किसी की मत लो। देखो चोरी तो हर कोई करता है, कोई दुनिया में कोई नेता ईमानदार नहीं है, कोई नहीं ईमानदार है। ठीक, कोई इंजीनियर ईमानदार नहीं होता, पर कम बेईमान कौन है वो फर्क पड़ जाता है, कम बेईमान कौन है। क्लियर। तो थोड़ा सा मतलब लाइफ के साथ किसी के मत खेलना, मेरा मानना ये है। कभी भी स्ट्रक्चर ऐसा बनाओ कि लाइफ के साथ किसी के मत खेलना, स्ट्रक्चर ऐसा ना हो जाए कि कोई बहुत सारे बच्चे उस पर से जा रहे हो और वो स्ट्रक्चर गिर जाए। हाँ भाई ये तो है। तो इसे तो बोल रहा हूँ कभी भी इतना कमजोर बनाओ मत ना आप लोग। मैं बोलता हूँ थोड़ा कम करने को, मैंने थोड़ा सा स्टील कम करने को कहा है, ये नहीं कहा कि 5 बार थे तो 3 बार निकाल लो। तो थोड़ा नहीं किया तुमने, तुमने पूरा ही कम कर दिया। अब उसमें स्ट्रेंथ बची ही नहीं होगी, वो तो खत्म हो गया वहीं पे। तुमने 5 की जगह 2 स्टील के बार डाले ना उसमें, तो वहीं खत्म हो गई कहानी उसकी। क्लियर है, वैसा नहीं करने का बेटा गलती से भी। वार्निंग क्या, भाई बांधते ही मतलब तुम लोग कंस्ट्रक्ट करोगे ना उस पुल को, वो कंस्ट्रक्ट करने के 1 आध दिन के अंदर अंदर ही गया, गया वो। सेल्फ वेट नहीं झेल पाएगा वो, अपना सेल्फ वेट नहीं झेल पाएगा, लोडिंग तो बात की बात है।
सेल्फ वेट नहीं झेल पाएगा भाई वो। ठीक है, क्लियर। सर आज तक आपने करियर में जॉब में सिर्फ गुड नेम कमाया है सर, अगर गलत किया तो गए हम सर। बेटा देखो, मैं फिर बोल रहा हूँ, ईमानदारी सबके पास होनी चाहिए, मेरे पास भी बहुत ईमानदारी है मेरे एंड से। मैं अपने बच्चों को कभी भी ऐसा नहीं पढ़ाता कि उन लोग को कहीं पे किसी एग्जाम में सिलेक्शन ना हो। ठीक है, ये मेरी ईमानदारी है। इतनी ईमानदारी तो रखो अपने काम के साथ कि कोई आपके काम पे उंगली ना उठा पाए। हाँ, प्रॉफिट कमाना सबका हक बनता है, प्रॉफिट कमाना सबका हक बनता है। आप उसी काम में कितना ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो, ये आपका हक है। ठीक है, उसमें कोई वो नहीं है। आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी को 1.5 मान रहे हो, आप उसको इस तरह से मॉडिफाई करो ना, आप रेनफोर्समेंट की डक्टाइल डिटेलिंग ऐसे करो कि आपका मटेरियल सेव हो जाए, इस तरह से काम करो। आप जहां पे से मटेरियल परचेस कर रहे हो वहां पे जाके ये बोलो कि भैया अगर हम इतना मटेरियल बल्क में उठाते हैं तो हमें कितने का फायदा मिलेगा, वो आपका प्रॉफिट हो गया। बल्क में सीमेंट उठाओगे तो कितने का प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि एक बोरी सीमेंट लोगे तो 350-400 रुपए की पड़ती है, बल्क में लोगे तो 250-300 तक पड़ जाती है वही सीमेंट। तो आपको ये फायदा मिल सकता है पर बोरी पे, पर बैग ऑफ सीमेंट पे, तो ये फायदा लेना चाहिए हमेशा। ठीक है, डिजाइन क्राइटेरिया ऐसे बनाओ कि आपका स्ट्रक्चर कम से कम मटेरियल में अच्छे से अच्छा बन जाएगा। देखो सामने वाला तो पैसा उतना ही पास करेगा आपको। कितना कम करना होता है स्टील बताऊंगा अभी, सेक्शन डिजाइन करवाऊंगा तो। ठीक है लता, चलो आओ कंप्रेसिव एंड टेंसाइल फोर्सेस देखते हैं, आ जाओ। कंप्रेसिव एंड टेंसाइल फोर्सेस, देखो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, आपके पूरे सिलेबस का 60% पार्ट ना सिर्फ और सिर्फ एलएसएम और डब्ल्यूएसएम से बीम की डिजाइनिंग का है। यानी कम से कम मैंने आपको कहा है कि आपका अगर 10 दिन सिलेबस चलना है तो 6 दिन कम से कम आपका बीम ही बीम चलेगा। बीम सबसे लंबा पोर्शन होता है, बीम खत्म तो मतलब समझ लो आपका 60% सिलेबस ओवर हो जाता है। ठीक है, तो कम से कम बीम चलेगा आपका, क्योंकि बीम सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है पूरे आरसीसी का। पूरा कॉन्सेप्ट यहीं से बनता है। तो कोई भी घबराना नहीं कि सर बीम इतना चल रहा है सिलेबस कैसे खत्म होगा, वो मेरी जिम्मेदारी है, आपकी थोड़ी ना है, वो मेरा काम है। पीएसयू में क्या ऐसे कमा सकते हैं क्या? दर्श, पहले पीएसयू में सिलेक्ट हो जाओ, फिर मुझसे बात करना, अपन एक वो सेशन रख लेंगे, बताऊंगा क्या कैसे कैसे कमा सकते हो। ठीक है, क्लियर। ओके, चलो कंप्रेसिव एंड टेंसाइल फोर्सेस निकालते हैं कितना कितना लगता है, आइए फाइंड करते हैं हम लोग, आप और हम मिलकर खेलते हैं कौन बनेगा करोड़पति। और इसके बाद हम बात करेंगे किसकी, कंप्रेसिव और टेंसाइल फोर्सेस कितने कितने आते हैं। चलिए, बोर तो नहीं हो रहा कोई, ये बताओ। बोर हो रहे तो सीधा फॉर्मूला दे देता हूँ, बोलो। मैं बोर होने देता नहीं हूँ वैसे अपनी क्लास में बच्चों को, ये मेरे साथ एक फैक्ट है। इंटरटेनिंग हूँ। स्कूटर बजने वाला है 15 मिनट में, हाँ। टॉस कौन जीता, टॉस? टॉस कौन जीता? अच्छा क्वेश्चन, पता नहीं। ठीक बेटा। हाँ उमंग, कौन जीता बेटा टॉस? क्या हो गया, कोई बोल ही नहीं रहा, शांत एकदम हो गए। मैंने ऐसा कहाँ बोला यार कि मैं तेरे को मक्कार बोलूंगा? बता कौन जीता। उमंग, बोल भाई बोल, बोल भी दे अब। अरे बोल ले दादा, बोल ही नहीं रहा। इंडिया जीती टॉस, हाँ। तो
मैं कौन बोला था पाकिस्तान खेलने आई आईपीएल, तुम भी लगे। हाँ नदीम मैच देख बेटा, तू सही है, पढ़ने में तो ध्यान तेरा वैसे ही नहीं है। मैच ही देख ले तू, तू मैच ही देख ले। D-x से और ये XA है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब ये एक्चुअल न्यूट्रल एक्सेस मैंने इसलिए बनाया कि मुझे पता नहीं है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, एक मिनट है ना, सबके सब थोड़ा ध्यान देना। ये अपन अपने ब्रेक से पहले का लास्ट टॉपिक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इधर। मैंने कहा कि मुझे पता नहीं है सेक्शन कैसा है, इधर 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 सुनो सुनो सुनो, मुझे पता नहीं है बेटा कि ये सेक्शन कैसा है, ओवर है, अंडर है, बैलेंस है, मुझे कुछ भी नहीं पता। तो मैंने कहा यार ठीक है, कोई ना कोई सेक्शन तो होगा ही, एटलीस्ट तीनों में से एक तो होगा। मुझे पता नहीं कौन सा है, ठीक है, तो मुझे जब पता नहीं है तो मैंने बोला यहाँ पे स्ट्रेस सिग्मा सी पहुंची होगी, यहाँ पे सिग्मा एस बाई एम पहुंची होगी, ठीक है। अब अगर ये बैलेंस सेक्शन हो जाएगा तो ये सिग्मा सीबीसी के बराबर हो जाएगा, सिग्मा एस बाई एम सिग्मा एस टी बाई एम के बराबर हो जाएगा। अगर अंडर होगा तो सिग्मा एस बाई एम सिग्मा एस टी बाई एम के बराबर हो जाएगा, और सिग्मा सी लेस देन सिग्मा सीबीसी हो जाएगा। अगर ओवर इन्फोर्स होगा तो सिग्मा सी सिग्मा सीबीसी के बराबर हो जाएगा, और सिग्मा एस बाई एम लेस देन सिग्मा एस टी बाई एम होगा। तो तीनों में कोई एक सेक्शन होगा, वो मुझे पता है यहाँ पे ऐसा होगा। चलो अब बात करते हैं, सर टेंशन फोर्स कहाँ लगेगा और कंप्रेशन फोर्स कहाँ लगेगा। तो टेंशन पूरा का पूरा झेलता है स्टील है, बोलो हाँ या ना। पूरा झेलता है स्टील है टेंशन फोर्स, हाँ या ना। तो सिर्फ जिस लेवल पे स्टील है ना, वहीं सिर्फ टेंशन फोर्स आएगा। देखो यहाँ पे टेंशन फोर्स आया। और कंप्रेशन कहाँ आएगा, कंप्रेशन की पूरा का पूरा एरिया झेलता है कंक्रीट का, बोलो हाँ या ना, बताओ। तो ये पूरे इस स्ट्रेस डायग्राम के सीजी पे काम करेगा, यहाँ कहीं पे स्ट्रेस के सीजी पे काम करेगा कंप्रेसिव फोर्स सी। और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ना, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस यही होता है क्या, लीवर आर्म, इसको कहते हैं लीवर आर्म। अब ये दोनों मिले क्या करते हैं, अगर बीम पे कोई लोडिंग आ रही है और वो बीम को घुमाने की कोशिश कर रही है क्लॉकवाइज किसी एक पर्टिकुलर मूवमेंट एम से, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, तो इसको रजिस्ट करने के लिए मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस लाना पड़ता है। मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का मतलब वो रजिस्टिंग मूवमेंट जो इस मूवमेंट एम को बैलेंस करेगा, किसके थ्रू बनता है, ये सी और टी की वजह से बनता है। दोनों मिलकर कपल बनाते हैं, कितने का, आइदर सी इंटू लीवर आर्म का और टी इंटू लीवर आर्म का, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आइदर टी इंटू लीवर आर्म या सी इंटू लीवर आर्म का मिलके एक कपल बनता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जो उस मूवमेंट को जो बीम पे आ रहा था उसको बैलेंस कर देता है। समझ में आया क्या यहाँ तक का, बताइए। ठीक है, तो अब ये कंप्रेसिव फोर्स सी और टी की वैल्यू निकालने जा रहे हैं, आइए फाइंड करते हैं आप और हम मिलके कंप्रेसिव फोर्स और टेंसाइल फोर्स। चलो कंप्रेसिव फोर्स अगर निकालना है फोर्स, तो फोर्स क्या होता है, स्ट्रेस इनटू एरिया होता है, बोलो हाँ या ना, बोलो। तो यहाँ स्ट्रेस कितना लग रहा है, देखो एक एंड पे सिग्मा सी लग रहा है, एक पे जीरो लग रहा है, तो एवरेज स्ट्रेस कितना हो जाएगा, जीरो प्लस सिग्मा सी बाई टू हो जाएगा क्या एवरेज स्ट्रेस, बताइए हाँ या ना। एक एंड पे सिग्मा सी लग रहा है, एक पे जीरो लग रहा है, तो एवरेज स्ट्रेस लिखना पड़ेगा, तो जीरो प्लस सिग्मा सी बाई टू हो गया। ये तो स्ट्रेस हो गया। एरिया कितने एरिया पे लग रहा है बेटा, एरिया कंक्रीट का ये है जितने पे लग रहा है, कितना बी इंटू एक्स पे लग रहा है, बोलो हाँ या ना। समझ में आता है क्या, बताइए, यहां तक आया समझ में। तो यहां से कंप्रेसिव फोर्स क्या बना, हाफ सिग्मा सी बी इंटू एक्स ए। क्लियर, फिर से समझा रहा हूं, एक बार फिर से समझा रहा हूं, फिर प्राची डाउट पूछना। देखो स्ट्रेस कहां से कहां तक लग रहा था, जीरो से सिग्मा सी तक लग रहा था, तो हमको एवरेज स्ट्रेस लेना पड़ेगा कि पूरे में एवरेज स्ट्रेस कितना है। ट्रायंगुलर वेरिएशन तो एवरेज स्ट्रेस लेना पड़ेगा, तो कितना लिया, जीरो प्लस सिग्मा सी बाई टू। तो यहाँ से एवरेज स्ट्रेस पता चल गया कितना स्ट्रेस लग रहा था इसमें। अब स्ट्रेस पता चल गया, इसको एरिया से मल्टीप्लाई करना है, ये वाला एरिया जिसमें पूरा का पूरा स्ट्रेस लग रहा है, ठीक है। स्ट्रेस इस एरिया में लग रहा है, तो कितना एरिया हो जाएगा, बी इंटू एक्स से, तो ये हो गया हाफ सिग्मा सी इंटू बी इंटू एक्स से। तो ये आपका कंप्रेसिव फोर्स आ गया। हाँ प्राची पूछो बेटा, आप डाउट पूछो जल्दी से। क्लियर, ओके। चलिए अब टी फोर्स और निकालने, टी टी कितना होता है बेटा, स्ट्रेस इनटू एरिया। स्ट्रेस कितने का लग रहा है, सिग्मा एस बाई एम का लग रहा है, क्योंकि सिर्फ स्टील के लेवल पे देखना है तो सिग्मा एस बाई एम ही आ रहा है डायरेक्ट। और एरिया कितना हो गया,
AST है, पर इसको कंक्रीट के टर्म्स में लिखना पड़ेगा, तो कैसे लिखेंगे? MAST, कंपेयर करना है ना सेम, तो MAST, तो ये M से M गया तो कितना आ गया? ये सिग्मा S इंटू AST। दिखा क्या? बताइए, दिखा क्या ये? सिग्मा S इंटू AST, बताइए, थोड़ा जल्दी बताएंगे। हो गया? और अगर लीवर आर्म की डिस्टेंस पूछूं तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? ये वाली अगर ये दिखाई दे रही हो तो ये क्यों, ये कितनी हो जाएगी? हाँ लता पूछिए, इसमें बाय 2 क्यों नहीं किया? लता, यहाँ पे हमें वेरिएशन नहीं देखना, क्योंकि यहाँ पे जो कंक्रीट है ना, ये टेंशन में कोई स्ट्रेंथ देता ही नहीं है अकॉर्डिंग टू अवर अजम्पशन। तो जितना भी स्ट्रेस है वो सिर्फ और सिर्फ स्टील पे आ रहा है, तो स्टील पे डायरेक्ट स्ट्रेस दिख तो रहा है सिग्मा एस वाई हमारा, तो काय को एवरेज करना है? अगर ये पूरे एरिया में होता तो एवरेज करता, और पूरे एरिया में तो लग ही नहीं रहा ना, सिर्फ स्टील के लेवल पे लग रहा है, तो स्टील के लेवल पे लग रहा है तो उसको सिर्फ सिग्मा एस बाई एम से मल्टीप्लाई कर देंगे। आप समझ में आया लता? यहाँ पूरे एरिया में लग रहा था, इसीलिए एवरेज लेना पड़ा स्ट्रेस, पूरे एरिया का स्ट्रेस। स्टील का एरिया, बेटा स्टील का एरिया हमें एएसटी दिया हुआ है, पर किससे कंपेयर कर रहे हैं? कंक्रीट के टर्म्स में कंपेयर करेंगे, क्योंकि जब मोमेंट लोगे तो भाई एक के टर्म में ले पाओगे, तो मैंने कहा कंक्रीट के टर्म में ही लो, तो कितना हो जाएगा? MAST हो जाएगा, ये आपने आगे पढ़ा हुआ है, ठीक है? लीवर आर्म वापस से बता रहा हूँ ना, लीवर आर्म वापस से। अब देखो जरा यहाँ ध्यान से, ये वाई डिस्टेंस, ये पूरा अगर एक्स है तो इसकी सीजी यहाँ कहीं होगी, तो कितने पे लग रहा होगा? एक्स से बाई 3 पे लग रहा होगा कि ये कंप्रेसिव फोर्स? बताओ, तो ये लीवर आर्म कितना हो जाएगा? D माइनस एक्स से बाई 3 हो जाएगा क्या? बताइए, बताइए थोड़ा जल्दी से। तो यहां से लीवर आर्म निकल के आता है आपका कितना? D माइनस एक्स से बाई 3। कितने को समझ में आता है ये? थोड़ा जल्दी। क्लियर लता, राजेश क्लियर, स्वामी क्लियर, ओके, काव्या, दर्शन, निरंतर, ओके। अब यहाँ से हमें मोमेंट निकालना है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है? एमआर निकालना है, जो हमारे लिए सबसे मेन था यहाँ पे। तो एमआर निकालने के लिए, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस एमआर निकालने के लिए हमारे पास दो फॉर्मूले हैं। ये मुकेश राय नहीं है, एमआर है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है? मुकेश राय मत पढ़ने लग जाना। तो ये होता है सी इंटू लीवर आर्म और टी इंटू लीवर आर्म। अब सी इंटू लीवर आर्म कितना हो जाएगा? सी का वैल्यू आया हाफ सिग्मा सी बी इंटू एक्स से, और ये आ गया डी माइनस एक्स से बाई 3 लीवर आर्म। और ये टी कितना आया हमारे पास? सिग्मा एस इंटू ए एस टी डी माइनस एक्स से बाई 3। क्लियर है? बताइए यहां तक जल्दी से, यहां तक क्लियर हुआ सबको? ठीक है, तो यहाँ पे मेरे ख्याल से अपना अब भी सिर्फ और सिर्फ मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बन गया। अब इसको अंडर, ओवर और बैलेंस के लिए बनाएंगे। लीवर आर्म, ये रहा ना लीवर आर्म बेटा, ये रहा लीवर आर्म। कंप्रेसिव फोर्स और टेंसाइल फोर्स के बीच का जो दूरी होता है ना, इसको लीवर आर्म करते हैं, क्योंकि ये दोनों मिलके एक कपल जनरेट करते हैं, ठीक है? तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस को जो कंप्रेसिव फोर्स और टेंसाइल फोर्स के बीच लग रहा है उसको लीवर आर्म कहते हैं। तो ये आपका पूरा का पूरा डेरिवेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब ब्रेक के बाद पढ़ेंगे ओवर, अंडर और बैलेंस के लिए मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। इसी में अपन सिग्मा सीबीसी सिग्मा एसटी करते जाएंगे और उसको बनाएंगे आगे। तो यहाँ पे खत्म होता है, अगर कुछ डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज वी विल टेक अ ब्रेक ऑफ 30 मिनट, आफ्टर दैट वी विल मीट अगेन। पूछ लीजिए, कोई डाउट वाउट हो तो पूछिए। ऑल क्लियर, ओके, नो डाउट, नो डाउट, कोई डाउट नहीं है फाइनली? नो डाउट चंद्रानी, ओके, राजेश मंडल, कोई डाउट नहीं है, ठीक है? तो वी विल टेक अ ब्रेक ऑफ 30 मिनट, आफ्टर दैट वी विल मीट एट 7:30 अगेन फॉर द सेकंड हाफ। क्लियर? चलें, बाय बाय कर लें, बाय बाय टाटा गुड नाइट वाला, बताओ जल्दी से। चलो मिलते हैं फिर आधे घंटे के ब्रेक के बाद।